आपने काफी टी शर्ट्स बनाई है, मैंने राइट? 7,500 टी शर्ट्स बनाई है फाइवर पे अपने हाथ से। 7,500 टी शर्ट्स मैंने बनाई है अपने हाथ से। मुझे ये सब नहीं करना था, मुझे एक शॉर्ट तरीका चाहिए था जिससे मतलब मैं कम मेहनत में और वो जो जॉब पे जा रहा है ना उससे ज्यादा कमा सकूं। तो ये साइकिलिंग करते थे पीछे आ रही है ना और ऐसे रहते थे। उसके चक्कर में नहीं गिरा, बहुत स्पीड से लाइफ जी रहे हो, सब बढ़िया हो रहा है, आप ड्रीम लाइफ जी रहे हो, वाइफ मिल गई, वाइफ ग्राफिक डिजाइनर, फॉलोअर, वीडियो डाली, वहाँ सोना बन गया, मजा आ रहा है। हाँ कितना पैसा कमा रहे हो? हाँ, ये काफी मस्त क्वेश्चन है। आई स्टार्टेड यूपीएससी कोचिंग, ठीक है, और साथ में डिजाइनिंग। अब मैं क्या होता था, दिन में बैठ के पूरे दिन फाइवर पे ऑर्डर लेता था क्लास में और पूरे दिन लेक्चर लेता था और यूपीएससी की पढ़ाई करके और उसके बाद में फाइवर के ऑर्डर छाप देता था 3, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि वो अर्निंग 35 से 70 हो गई 2 महीने में ही सिर्फ। तो जैसे ये मेरे को कोई भी एक्सरसाइज देते थे करने के लिए, मैं उस पर लगी रहती थी पूरे दिन, 5-6 घंटे हो गए, आके 1 सेकंड में ये क्या रंगा बना दिया। कोई भी एआई इंजन अभी तक बेस्ट टाइपोग्राफी नहीं कर रहा है, आपको बेस्ट इमेज जनरेट करके दे रहा है। मिड जर्नी सारा काम अच्छा कर रहा है, बट आप ना मिड जर्नी को टाइपोग्राफी की कमांड दो, वो नहीं कर पा रहा है। स्टार्टिंग में आप लोगो बना रहे थे, आपने कहा 200-400 रुपए में लोगो बना रहे थे, जो कितना क्या ही होते 200-400 रुपए, और अब आप 40,000, 50,000, लाख रुपए का लोगो बना रहे हो। अब देखो कि एक मैथ्स में पुअर इंसान जिसको फंक्शंस तक नहीं पता, वो एक एमफिल मैथमेटिक्स से शादी कर रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग के दम पे। इनको ना पहली बार मैंने एक्सरसाइज दी थी करने के लिए कि आपको ये डिजाइन बनाना है, बिना कोई टूल की नॉलेज के लिए। मैंने कहा पेंसिल से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तो आपको डिजाइनर बनाना है, तुम तो सीखने में 10 दिन का टाइम लगता है। ऐसा गलत है, झूठ है। इतने प्यार से तो नहीं बताते थे। जो 1 किलो आलू का रेट है उससे सस्ते लोगो बन रहे हैं वहाँ पे, ये मीम बन रहे हैं वहाँ पे, एंड यू आर सेइंग उसी फाइवर से आप घर खरीद रहे हो जिस घर में बैठ के हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। हे गाइस, वेलकम टू एपिसोड 12 ऑफ ग्राफिक्स मिस्ट्री शो। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज पॉडकास्ट में एक गेस्ट नहीं 2 गेस्ट हैं, एंड दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों ग्राफिक डिजाइन करते हैं। यस, वी हैव फेमस ग्राफिक डिजाइन कपल विद अस, परमवीर एंड रेखा जी, एंड बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट हुआ ये। क्योंकि ये वहाँ से आते हैं जहाँ कोई एक्सपोजर नहीं है ग्राफिक डिज़ाइन का, सब अपना ट्रेडिशनल मेथड से जो काम करते हैं वही करते हैं, स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज करते हैं, जॉब करते हैं, बट वहाँ से ये निकले, सारे बैरियर्स को तोड़ा, और आज बैरियर्स को ऐसा तोड़ा कि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ग्रो किया जो मैंने अपनी लाइफ में अब तक नहीं सुना था, इतना ग्रोथ किसी की। आई एम टॉकिंग अबाउट फाइवर, जहां पर इतने मीम्स बनते हैं कि आलू के रेट पे सामान मिल रहा है, वहां पर इन्होंने करोड़ों कमाए हैं, और आई वॉज लाइक सो इंस्पायर्ड विद देयर स्टोरी, और मुझे ये था जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूं। थोड़ा लंबा है पॉडकास्ट बट बहुत ज्यादा इंसाइटफुल है। अब ज्यादा नहीं बोलता, पॉडकास्ट पहले ही लंबा है, वो जाके देखो। चलो। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, और घर पर इनवाइट किया यार आपने। मोस्ट वेलकम, है ना, और एक ही बार में डन किया कि चलो करते हैं पॉडकास्ट। हाँ। और एक्चुअली हम भी काफी इंटरेस्टेड थे और काफी मजा आने वाला है। इट इज योर फर्स्ट पॉडकास्ट, राइट? या फर्स्ट। बहुत सारे, मतलब इट्स माय 12th एपिसोड, और 7-8 क्रिएटर्स के साथ किया, सबका फर्स्ट था। हाँ। Okay. ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक उन तक कोई पहुंच नहीं रहा, या पॉडकास्ट नहीं चल रहा है कोई? क्योंकि आपने इनिशिएटिव लिया है ग्राफिक्स डिज़ाइन, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनको हाईलाइट करने का, तो इसलिए ये ऐसा है। बाकी कंटेंट तो हम बना ही रहे हैं, बट तभी हम पहुंचे आप तक। हाँ। ये तो है। आपका नाम परमवीर, उनका नाम रेखा जी, हाँ, रेखा। और इंस्टाग्राम का नाम typography.studio। टाइपोग्राफी स्टूडियो बोल सकते हो आप। इतना प्यारा है फॉन्ट से, टाइपोग्राफी से। एक्चुअली टाइपोग्राफी स्टूडियो इसलिए हमने नाम रखा क्योंकि ये कहानी ना आज की नहीं है। हम पिछले 12 साल से टाइपोग्राफी ही करके अपना घर चला रहे हैं, और ये शुरुआत टाइपोग्राफी से ही हुई थी, और आज भी हम टाइपोग्राफी ही कर रहे हैं। तो हमने इंस्टाग्राम पे इतना टाइपोग्राफी वर्क नहीं दिखाया, बट फाइवर पे हम क्या ही करते हैं टाइपोग्राफी,
क्योंकि हम टी शर्ट्स के ऊपर डिज़ाइन कर रहे हैं, बुक कवर्स हमने बनाए हैं, तो वो टाइपोग्राफी से रिलेटेड था। और उसके बाद में हम कोर फील्ड में चले गए, तो हमने अपना जो गिग था, जो सर्विस हमने सेल की, वो बेची अमेजिंग टाइपोग्राफी ऐसे करके, टी शर्ट्स डिज़ाइन, अमेजिंग टाइपोग्राफी, बुक कवर डिज़ाइन। तो हमने क्या किया, जो ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री में जो सबसे सब कैटेगरी है, जो नीस मार्केट की बिल्कुल जो सब कैटेगरी थी, उसको पकड़ा और वहाँ पे हमने बहुत सारा काम किया। डिमांड हमने पहले ही एनालाइज कर ली थी, क्योंकि जो और लोग थे वो काफ़ी अच्छा बेच पा रहे थे। मैंने देखा उनके पास में दिन में 20 ऑर्डर 30 ऑर्डर इन क्यू में है, और आज से ये बात 8 साल पहले की है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम वही करते हैं जो और लोगों के पास में ऑर्डर आ रहे हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा इधर उधर मार्केट में एक्सप्लोर करने की। टाइपोग्राफी से मुझे वहाँ से शुरू करूँगा कि मैं फ्रीलांसर के साथ काम कर रहा हूँ, एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ, काफ़ी क्लाइंट्स के साथ। जितना भी ये काम कर रहे हैं फ्रीलांसर्स, डिज़ाइंस आते हैं, अगर अप्रूवल के लिए आया मेरे पास, मेजरली इश्यूज जो होते हैं वो टाइपोग्राफी के ही होते हैं। अलाइनमेंट इश्यूज, है ना, ब्रीदिंग स्पेस इश्यूज। मक्खी भी पॉडकास्ट में 4 लोग हो गए। 2-3 है। इसका जवाब देंगे आप कि इतने इश्यूज क्यों आ रहे हैं। और आपका टाइपोग्राफी अगर स्टूडियो है तो टाइपोग्राफी कोर्स वगैरह कुछ लॉन्च करने का प्लान है क्या आपका? हाँ, एक्चुअली क्या है कि एज आई सेड कि ये टाइपोग्राफी की शुरुआत ना मेरे से हुई थी, तो मैं इसका आंसर अच्छे से दे पाऊंगा। देखो, ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग में जब कॉलेज में था ना, तो मुझे कुछ ऐसा शॉर्ट तरीका चाहिए था जिससे मैं अर्न करने लग जाऊं बहुत जल्दी। मुझे ऑफिस नहीं जाना था, सीधी बात थी। डे वन से मुझे ऑफिस नहीं जाना था, बट मुझे मजबूरी में JBM में जाना पड़ा कुछ दिन, क्योंकि अब वो एक तो कोर्स का हिस्सा था, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हाँ, और ऊपर से वहाँ पे जॉब करना मेरे लिए शायद आसान था, वो घर के पास भी थी और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे इंजीनियरिंग में। तो मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया एज ए प्रोग्राम इंजीनियर। मैं वो कोमात्सु ABB के रोबोट्स को प्रोग्राम करता था वहाँ पे। क्या रोबोट्स होते हैं इंडस्ट्री में। उससे पहले गया कोमात्सु एक रोबोटिक कंपनी है जो कि रोबोट्स बनाती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। ठीक है। जो कि बेसिकली ऑटोमोबाइल के पार्ट्स को असेंबल करने का काम करते हैं। ABB भी एक कंपनी है, ABB, जो कि बड़े लार्ज स्केल पे रोबोट्स बनाती है। ये सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर का वर्क होता है ऑटोमेशन में। तो वहाँ पे मैं प्रोग्रामर था, रोबोटिक प्रोग्रामर, जो कि मतलब बहुत ही अच्छी फील्ड और ट्रेड मान सकते हो आप। प्रोग्रामर सबको मतलब नहीं बना जाता है। अच्छी शुरुआत हुई थी वहाँ पे, बट बेसिकली मुझे 9 to 5 जॉब कल्चर पसंद नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि आप खुद के लिए तो टाइम ले ही नहीं पा रहे हो। आपके पास सिर्फ सैटरडे या संडे है, और जब आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हो तो आप वो भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ पे तो आपके कभी ब्रेकडाउन्स होते हैं, कभी कुछ होता है, वो तो आपको पूरा एंगेज रखते हैं। तो मेरी जो प्रायोरिटीज़ थी वो शायद जॉब ना करके या बिल्कुल करियर ओरिएंटेड ना रह के, मैंने हमेशा ये सोचा था कि मुझे एक ना फ्री लाइफस्टाइल चाहिए, लाइक मतलब एक गुड फैमिली, हैप्पी फैमिली, जिसके साथ मैं खूब सारा टाइम बिता सकूं और मैं अपना मन का काम कर सकूं। बस उसको थोड़ा कमर्शलाइज कर लूंगा, क्योंकि हमेशा आप मन के काम से भी पैसा नहीं बना सकते। मतलब काम करने में मजा आना चाहिए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को टाइम मिलना चाहिए। मुझे ये चाहिए था कि मुझे सुबह देर से उठना नहीं है। मैं खुद 4 बजे उठ जाता हूँ, आपने अभी देखा होगा, मेरे रील्स में भी देखते हो, 4 बजे मैं रोड पे होता हूँ कहीं साइकिल लेके। मेरा वो ड्रीम नहीं है कि मुझे लंबा टाइम सोना है। मेरा ड्रीम ये है कि मुझे घर पे रह के फैमिली के साथ मिल के काम करना है। मुझे अकेले बाहर जाके काम नहीं करना था, क्योंकि लाइफ इज़ लाइक वन टाइम अपॉर्चुनिटी। आप अपने परिवार के लोगों में रह के खाओ पियो मस्त से उसको बिता सकते हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर सको तो। बार बार में ऑफिस में जाके आपका काफ़ी सारा टाइम बाहर निकल जाता है। आप कोई थ्रिलिंग एक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं कर पाते हो, क्योंकि देखो आपके पास ना सुबह जैसे आप 9 बजे घर से निकले, आप 5 बजे तो बोलने की बातें हैं। आप अगर NCR में रहोगे, मान लो कोई भी है, गुड़गांव है, दिल्ली है, तो आपका ऑफिस 6 बजे खत्म होगा। 6 बजे होगा, घर तक आप आओगे 8 बजे तक नॉर्मली, जाम में। हाँ, जाम में फंसते हुए, या फिर चलो पास भी है तो आपको 1-1.5 घंटा तो लगना ही है। आपके पास दिन नाम की चीज़ नहीं रही, आपके पास में रात बचती है। वहाँ पे आप सिर्फ रेस्ट कर सकते हो और अगले दिन की ऑफिस की तैयारियां कर सकते हो। ये जो यहाँ बैठे हैं जॉब वाले, इनका क्या करें?
ये सब सुन रहे हैं, सुनते रहो, आपके पंख निकलाएंगे इस पॉडकास्ट के बाद। पंख निकल आएंगे तुम्हारे, यहीं से उड़ते हुए पैकअप करके जाना। बट ये ऐसा हो सकता है ऐसा कि नहीं ये चलते जो चलते उड़ आपकी जाएं। टीम है, हाँ। ये जाते टाइम कैब में बैठे बैठे सोचे Resign यार letter। आज तो अलग ही वाइब हो गई है। आज सर ईमेल देना, रेजिग्नेशन डालना है। तो अभी फाइनली यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ, हाँ यू आर विद फैमिली, हाँ वाइफ आपके साथ काम कर रहे हैं। हाँ। मैं आऊंगा टाइपोग्राफी पे एक बार चलता चलता। तो क्या था कि मुझे ये, तो मतलब चलने दो आप, हाँ आप चलने दो अभी। तो क्या था कि मुझे ये सब नहीं करना था, मुझे एक शॉर्ट तरीका चाहिए था जिससे मतलब मैं कम मेहनत में और वो जो जॉब पे जा रहे हैं ना उससे ज्यादा कमा सकूं। तो मैंने ये दिमाग लगाना था। तो मेरा एक दोस्त था और वो प्रोग्रामर था, उसने मुझे प्रोग्राम दिखाया और उसने मुझे पेपल से आती हुई पेमेंट्स दिखाई। तो मैंने देखा वो कॉलेज आ रहा है और दिन में आराम से $300-400 उसके खाते में आ रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हो दोस्त आप, मतलब ये कैसे किया? तो वो किसी को कुछ बताता नहीं था, बट वो होता है ना कि वाइब मैच होना, तो सेम बातें हम करते थे। तो उसने मुझे पूरा सिस्टम दिखाया। एक सॉफ्टवेयर था कीवर्ड फाइटर जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम करता था। तो वो उसने 10th क्लास में डेवलप किया था और वो सॉफ्टवेयर धीरे धीरे उसको कई सालों से अर्निंग दे रहा था और उससे उसने काफ़ी अच्छा पैसा बना लिया था। तो ही सेड कि आप प्रोग्रामिंग सीखो और अपना सॉफ्टवेयर टूल बनाओ कोई। तो मैं मैथ्स में, प्रोग्रामिंग में इतना शार्प नहीं था हमेशा से ही। और तो फिर मैंने कहा यार कोई अल्टरनेट भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि हम घर से सिर्फ प्रोग्राम ही कर सकते हैं। तो उसने कहा फिर आप एक काम करो, आप ग्राफिक डिज़ाइन देख लो, शायद वहाँ पे भी अच्छा स्कोप है, क्योंकि मैं खुद हायर करता हूँ अपनी वेबसाइट्स को कुछ नई चीज़ें बनवाने में, आइकन, लोगो और ये सब, तो अच्छा खासा चार्ज करते हैं। तो मैंने घर पे आया, मैंने यूट्यूब पे बैठा और मैंने लिखा हाउ टू बी ए ग्राफिक डिज़ाइनर। सिंपल। हाँ, ये आज से 12 साल से भी पहले की बात है। तब किसने बनाई थी ये फर्स्ट वीडियो, हाउ टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर? ये मुझे सही में याद नहीं है। तो मैंने यूट्यूब पे कोई खास चीज़ ना मिलके मैंने गूगल पे ही पढ़ा। तो उसमें सारी चीज़ें थी कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपको बेसिक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे, 2 टूल हैं जो कि आपको सीखने पड़ेंगे। बट प्रोग्रामर क्यों नहीं और ग्राफिक डिजाइनर क्यों? हाँ, प्रोग्रामर इसलिए नहीं क्योंकि मेरा मैथ बहुत ज़्यादा वीक था, स्टैटिस्टिक्स मुझे नहीं आती थी समझ में। ठीक है। मुझे ए से बी पल्ले नहीं पड़ता था। फंक्शंस के चैप्टर थे मेरे लिए बिल्कुल ऐसे थे। तो मुझे लगा प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट मैथ्स एंड लॉजिक्स, रीजनिंग जिसको बोलते हैं। तो मैं पहले ही हाथ खड़े कर लिए थे। नंबर वाली गेम है भाई, हम तो नहीं करेंगे। नंबर वाली गेम है, हमसे नहीं होगी। बट ऐसा भी नहीं था कि मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था, बस इसी चीज़ को छोड़ के मैं सारे सब्जेक्ट्स में द बेस्ट परफॉर्म कर रहा था। ठीक है। इवन मुझे रेफ्रिजरेशन तक का सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता था इंजीनियरिंग में। स्टडीज क्या रही आपकी? मैं मैकेनिकल इंजीनियर, हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने। और वो भी मेरा शौक था, कारों के इंजन को समझना और उनको स्टडी करना, ये सब शौक था। मुझे नहीं पता था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग लाइफ में कहाँ से आएगी। मैं ये चाहता था कि मैं बेस्ट लाइक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन जाऊँ, कि हम इंजन्स के ऊपर रिसर्च करें ताकि हम और भी इस टेक्नोलॉजी को F1 रेसिंग तक लेके जाएं। अच्छा। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग उस ड्रीम के साथ की एक्चुअली। पूरा दुनिया बदलने वाली। हाँ, मतलब सोचा था वो ड्रीम्स। तो आप बचपन में आप सोचते हो, मैं सब सोचते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा, लेकिन शायद वहाँ तक आप नहीं जा पाते हो, क्योंकि रियलिटी जब पता चलती है, जब आप कंपटीशन में बैठते हो और पता चलता है कि लाइक माइंडेड पीपल रेस में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है। तो उस बंदे ने मुझे टिप दी कि आप ना ग्राफिक डिज़ाइन सीख लो, वो बड़ा मतलब शॉर्टेड है, इजी है और मज़ा भी बहुत आएगा। तो घर पे जाके मैंने गूगल पे सर्च किया कि भाई कैसे सीख सकते हैं। अब लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे सीखें। यार आजकल चैट जीपीटी है, आप उससे नहीं पूछ रहे, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मतलब मैं बता सकता हूँ, बट आपको अगर आप चैट जीपीटी से पूछोगे ना तो आपको वो इतना लंबा आंसर देगा और एक एक पॉइंट और एक एक अच्छे कोर्स को लिस्ट करके निकाल देता है। ठीक है। तो स्टेप्स भी दे देता है। हाँ, स्टेप्स भी दे देता है। तो जो बिगनर लोग हैं जिनको मन कर रहा है कि ग्राफिक एंड डिजाइन मतलब ग्राफिक डिजाइनर बनना है हमें, तो चैट जीपीटी इज द बेस्ट वे टू गेट आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। स्टेप्स मिल जाएंगे, फिर आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन मेहनत तो ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी। तो मेरा चैट जीपीटी वो बंदा था। ठीक है। उस बंदे ने मुझे बताया कि आप ऐसे करके और कर लो। तो मेरे घर पे जाके सर्च किया फोटोशॉप वीडियोस। तो एक चैनल आया ट्यूटविड,
उस टाइम पे ट्यूटविड चलता था और वो भी बहुत ही अच्छा। मैंने उसके ट्यूटोरियल्स देखे, मुझे बहुत मजा आया। आपका स्टाइल कितना सही है ना, बहुत ही अच्छा है सर। हाँ, गुड मॉर्निंग वाला। तो मुझे ना मतलब सीरियसली बहुत मजा आया वो देख के। मुझे लगा यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या कर रहा हूँ मैं, ये फोटो वोटो एडिट करते हैं और ये तो सही काम है। तो फिर मैंने ट्यूटविड को देखना शुरू किया और मेरी सर्दियों की छुट्टी हो गई। मैंने 2 महीने में सारा ट्यूटविड चैनल घोल के पी लिया और उसके बाद में पूरा फोटोशॉप पे प्रैक्टिस कर करके फोटोशॉप मैंने सीख लिया। मुझे ना कलर थ्योरी पता थी, ना मुझे टाइपोग्राफी, ना मुझे कोई बेसिक्स पता थे, बट मुझे ये पता चल गया था कि फोटो एनहेंस कैसे करने हैं, एडिट कैसे करना है, प्रोडक्ट्स के बैकग्राउंड कैसे रिमूव करने हैं, कोई सर्टेन इफेक्ट्स हम वो कैसे डालने हैं, क्योंकि वो सीखने में मजा आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं ग्राफिक डिजाइनर बन रहा हूँ। वहां से टिप ली, यहाँ पे काम शुरू किया। मैं क्या बन रहा हूँ मुझे पता नहीं, मुझे बस जस्ट मजा आने लग गया था। तो मैंने सर्दियों में वो कर लिया। सर्दी में निकल हाँ, गया, टाइम निकल क्योंकि गया। क्योंकि छुट्टियां होती थी उस टाइम पे। अपने आप विंटर्स भी तो इतनी पीक हाँ, है। फिर बाहर ऐसे फिर जाए। मैंने सर्च किया कि भाई अब इससे तो कुछ कमाएं, फोटोशॉप से कैसे कमाएं। तो उस टाइम पे ना 2010 में फाइवर मतलब एक फोरम की तरह था। यहाँ पे ना कैटेगरीज होती थी ना और कुछ, सिंपल सॉर्टेड ऑप्शन थे, प्रोग्राम डिजाइन ऐसे करके रहते थे, बिल्कुल सॉर्टेड। और एक फोरम होता था जहाँ पे मतलब लोग ही 200 थे वेबसाइट के ऊपर। तो 200 लोगों में क्या होगा, आप अपने गिग लिस्ट कर सकते हो, $5 की सर्विस कर सकते हो और अपनी बात बता दो कि आप क्या कर सकते हो। तो मैंने वहां पे अपनी बात लिख दी। तो मेरे पास एक क्लाइंट आ गया। उसने कहा कि मतलब मुझे लोगो डिजाइन चाहिए है और मुझे लोगो डिजाइनिंग का ए से बी भी नहीं पता था। तो मैंने रात को थोड़ा देखा कि क्या होता है लोगो डिजाइन। तो उस लोगो का नाम था बोस, BOSS, बोस करके। उसने कहा कि ओ जो है बोस का, उसमें मुझे क्लॉक चाहिए है, घड़ी चाहिए। तो मैं तो लोगो डिजाइनर नहीं था, बट मुझे थोड़ी जील थी पैसे कमाने की। तो मैंने ऑर्डर ले लिया और मैंने कहा कि इसको तो घड़ी ही तो चाहिए बॉस घड़ी में। तो लगा ही हाँ, देंगे। तो मुझे लोगो डिजाइनिंग नहीं पता था, तो घड़ी तो लगा ही देंगे क्योंकि फोटोशॉप आता है। तो मैंने क्या किया, मुझे टेक्स्ट से बॉस लिखा नीले लेटर्स में, ब्लू लेटर्स में, और हरे रंग की घड़ी बीच में लगा दी, बैकग्राउंड काट के मैंने उसको भेज दिया। मैंने कहा योर लोगो इज डन। तो उसका रिप्लाई आया, घर की फोटो खींच के उसका बैकग्राउंड रिमूव किया था। मैंने पढ़ा था कमर्शियल राइट्स के बारे में कि आप इंटरनेट से ऐसे फोटो नहीं चिपका सकते लोगों के अंदर। तो मैंने कहा फिर अपनी घड़ी रही तो इसको भाई कर सकते हैं। तो मैंने फोन से फोटो लिया, क्रॉप करके लगा के भेज दिया। चलो कॉपीराइट भी नहीं आएगा। तो ये ऐसे शुरुआत हुई ग्राफिक डिजाइनिंग की। उसको पसंद आ नहीं, गया? आप बताता हूँ उसका क्या रिप्लाई है। उसका रिप्लाई आता है, यस योर ड्राफ्ट इज गुड बट लेट्स स्टार्ट टू वर्क ऑन लोगो। मैंने कहा लोगो तो दे दिया मैंने। तो ये कौन सा ड्राफ्ट होता है? तो मैंने कहा लोगो ही दिया है मैंने, आप इसको फाइनल करो ना। तो उसने मुझे 0 रेटिंग दे के वो पैसे मेरे को दे दिए, क्योंकि अब अगर ऑर्डर कंप्लीट करते तो पैसे मेरे पास आ जाएंगे। तो 420 रुपए आए थे मेरे अकाउंट में उस टाइम पे। तो $5 आए और 0 रेटिंग आई साथ में। तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में ही, क्योंकि पता नहीं था ना कि लोगो डिजाइनिंग क्या होती है। हाँ, तो मतलब मैंने अपनी डिजाइनिंग की शुरुआत ही ऐसे की। और उन 420 रुपए से मैं वायर एक्सटेंशन लेके आया, क्योंकि कंप्यूटर चलाना था दूर रख के। ये क्या इन्वेस्टमेंट है? ठीक है। तो ऐसे इस चीज की शुरुआत हुई। लेकिन शुरुआत होने के बाद मुझे पता चला कि ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। मैंने सही में इसके ऊपर काम करना शुरू किया। हमने उस अकाउंट को क्लोज किया, कुछ और ऑर्डर, क्योंकि वहां पे काम नहीं आया फिर कभी। फिर मैंने इसको डिटेल में पढ़ा सही में 3-4 महीने और मैंने सही में फिगर आउट किया कि मैं बुक कवर्स बना सकता हूँ, वो भी फोटोशॉप से। तो मेरे फोटोशॉप से एक कंपनी थी उस टाइम पे, अमेजोन का वेंचर थी क्रिएट स्पेस, उससे मेरे पास ऑर्डर आने शुरू हुए और मैंने बैक टू बैक 2 साल तक बुक कवर्स बनाए। कौन सी ईयर की बात है ये? 2012 की बात है, 2011-12 की बात है। तो मैंने बैक टू बैक बुक कवर्स बनाए और मेरी अर्निंग जो फर्स्ट में जो सीरियस अर्निंग थी सीखने के बाद, वो आई थी 35,000 आज से 11 साल पहले। 35,000 फाइवर से? हाँ, फाइवर से वो 30। और वो सारा बुक कवर्स होते थे क्रिएट स्पेस के लिए, क्योंकि मेरा गिग ही ये था कि आई विल मेक बुक कवर्स फॉर क्रिएट स्पेस, ये था। तो उसमें क्योंकि चलता था, क्योंकि जितने भी पब्लिशर्स थे वो क्रिएट स्पेस पे बुक पब्लिश करते थे और उसी के डायमेंशन के बुक कवर्स आप बनाते थे।
तो भाई 35,000 रुपए आए आज से 11 साल पहले, मंथ में? हाँ मंथ में। और वो भी हसल फ्री। मैं सिर्फ 2 घंटे काम करता था, एक बुक कवर बना देता था, $30 $40 के आसपास चार्ज करता, डेली काम करता, 35,000 आया। कंपनी में आपको पता है उस टाइम पे इतनी सैलरी नहीं मिलती थी, बिगनर को तो बिल्कुल भी नहीं मिलता था। उसके बाद में मुझे उस चीज़ का चस्का लग गया, क्योंकि आपके पास में आपके फ्रेंड से ज़्यादा पैसा आया। फिर मैंने सोचा जब मैं 2 घंटे काम कर सकता हूँ तो मैं 5 घंटे भी कर सकता हूँ, है ना, क्यों रिस्ट्रिक्ट करना है खुद को। बट उसके बाद में जैसे भाई आप इस स्टेप को लोगे कैसे, जब मैंने पेरेंट्स के सामने ये चीज़ रखी कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ और वही फ्रीलांसर, और मैंने पाथ पा लिया है कि कैसे कमा सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये धंधे ज़्यादा नहीं चलते। तो हर जगह से मतलब बात ये शुरू हुई कि हमने आपकी इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया है, ये उम्मीद आपसे नहीं थी, ये सब करना बाद में, पहले जो पाथ हमने दिखाया है उसके ऊपर काम करो। सो मजबूरी में मुझे कंपनी ज्वाइन करनी पड़ी और मैंने जाना स्टार्ट किया वहाँ पे। तो मैंने कुछ दिन काम किया, 1 महीने के आसपास, एंड जो मन में जो पहले चीज़ थी तो वो बाद में भी वही होना था। तो मैं वहाँ से बिना रिज़ाइन दिए हुए अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं कर सकता हूँ ज़िंदगी में बिना किसी की हेल्प के, मैं अपने घर पे आके उस चैप्टर को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो बहुत लोगों ने बोला कि ऐसे जाना चाहिए, ये बात अच्छी नहीं है, फिर बाद में आपको जॉब तक नहीं मिलेगी। तो फिर बाद में मेरे दिमाग में आया कि मैं डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ एक और साइड में काम करके, क्यों ना IPS या UPSC की कोचिंग ली जाए, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग का टाइम मिलेगा और पढ़ भी सकता हूँ, क्या पता अच्छी चीज़ के लिए जा सकें। तो आई स्टार्टेड UPSC कोचिंग, ठीक है, और साथ में डिज़ाइनिंग। अब मैं क्या होता था, दिन में बैठ के पूरे दिन फाइबर पे ऑर्डर लेता था क्लास में, और पूरे दिन लेक्चर लेता था और UPSC की पढ़ाई करके, और उसके बाद में फाइबर के ऑर्डर छाप देता था 3। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि वो अर्निंग 35 से 70 हो गई 2 महीने में ही सिर्फ। UPSC की तैयारी कर ली थी ना? कर रहा था साथ में, इंटेलिजेंट हो गए थे। लेकिन फिर पता है क्या हुआ, जैसे वो 70,000 हुई उस टाइम पे, तो मैं सिर्फ UPSC के नाम पे एक समोसा और कॉफी पी के आने लग गया, क्योंकि मेरा ये था कि कर्ज से तो जाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्यों ना एक समोसा और कॉफी पी जाए और हमने फाइबर पे काम किया जाए, क्योंकि मुझे पता चल गया था। और UPSC में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था मेरा, क्योंकि वहाँ पे पढ़ना पड़ता था। घर वालों को कह दिया बस UPSC चल रहा है, तो मैं रोज जाता था और बढ़िया से अपना काम कर रहा था फाइबर पे। फिर इंजीनियरिंग का टाइम भी चला गया, UPSC का टाइम भी चला गया, फिर मैं अकेला हो गया, तो मैंने सीधा खुल के बोल दिया हम तो भाई फ्रीलांसर बन रहे हैं बस बन रहे हैं अब। होता क्या ये बता दो बस। फ्रीलांसर होता ये है कि आप किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए काम नहीं करते, जहाँ पे आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है, आप वहाँ उसके साथ काम करते हो, ना किसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो कि आपको बांध दिया गया है कि आपको 3 महीने 4 महीने मेरे साथ काम करना है। अगर उसको आपका काम अच्छा लग रहा है तो आप उसके साथ लंबे टाइम तक काम कर सकते हो। ओब्वियसली वो बंदा आपको खुद ही हायर करता रहेगा लंबे टाइम तक। ठीक है, फ्रीलांसिंग में बेसिकली आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है और आपके ऊपर टाइम बाउंडेशन नहीं है, लाइक आपको कितने बजे से कितने बजे तक काम करना है, ये बाउंडेशन नहीं है। तो आप रात को काम कर सकते हो आराम से बैठ के, या फिर दिन में। तो ये समझ आ गया घर वालों को उस टाइम? तो अब बात ऐसी है कि आज से जब 11 साल पहले की बात जब शुरू करते हैं ना, तो आपके घर वाले फ्रीलांसिंग को लेके, और वो भी ग्राफिक डिज़ाइन, इसको लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, और उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये चीज़ क्या है। तो घर वालों को मनाना, उनको ये बात बतानी कि ये भी एक फील्ड है, इसमें आप काम करके पैसा कमा सकते हो, ये एक चैलेंज था। ठीक है, इस चैलेंज को मीट करना या उनको ये विश्वास दिला देना कि आप कमा सकते हो, ये बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने क्या डिसीजन लिया, मैं गुड़गांव में रहता था उस टाइम पे अकेला, और मैं दिन रात ऑर्डर्स बनाता था फाइबर पे। गुड़गांव में रहता था हम्म। और मैं दिन रात फाइबर पे ही ऑर्डर बनाता था, बुक कवर्स बनाता था। और मुझे याद है मैं इतना काम करता था उस टाइम पे कि दिन में 9-10 घंटे स्क्रीन के सामने रहना, और मैं खूब काम करके, मेरे को ना मतलब मजा आ गया था कि एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ $400, नहीं सॉरी $40, एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ $40 फिर से। तो मतलब वो यार बच्चा ही होता है जो इंजीनियरिंग करके निकलता है, तो जब उसको $40 इंडियन करेंसी में बदलते हुए दिखते हैं ना, तो उसको बहुत मजा आता है। क्या रेट था डॉलर का उस टाइम? 50? नहीं, थोड़ा ज्यादा था, लाइक 70 के आसपास था, इतना भी कम नहीं था। ठीक है, 70 के आसपास था।
मतलब 68 था, मुझे याद आ गया एग्जैक्टली 68 रुपये का डॉलर था। वो बहुत मज़ेदार था। तो अगर आप 3 ऑर्डर भी बना देते हो तो यू फील लाइक कि आप उतनी सैलरी ले रहे हो जितना कि कोई प्लांट हेड लेता है, और वो भी आप अकेले रह के। तो सोचो क्या मचाया होगा उस टाइम पे, है ना। मतलब कॉलेज के जो बच्चे हैं वो सोच सकते हैं। हाँ बहुत बस मजा मैंने आ गया कभी होगा। पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब मेरे दोस्त फोन करते थे, बेटा तू फंसेगा एक दिन, ये फील्ड ठीक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमसे तुझे 10 गुना ज्यादा सैलरी मिल रही है। मैं कहता देख Scam पता है। मुझे भी नहीं है, पर शायद मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे अब पता चला है। ये मतलब मेरे साथ ये बात में हुआ, ठीक है। तो वो करते थे ऐसे, और मैं सही में अंदर से डरता था, यार ये अकाउंट पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक ऐसे ऑर्डर आएंगे। मैं बहुत डरता था क्योंकि मुझे सब डराते थे इधर उधर से, पर अंदर ही अंदर ना एक कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ इस चीज को। और मुझे वो लाइफ जो चाहिए थी ना वो शायद मिल गई है, अब मुझे बस यही करना है। तो मैं करता गया, और मैंने सबको यही सिखा दिया मेरे घर में। ये भी है, मेरा भाई की वाइफ, मेरी वाइफ, सब यही कर रहे हैं आज, ठीक है, क्योंकि ये मस्त है। इसमें इसमें मजा है, राइट। हाँ, तो फिर ऐसे ऐसे करते हुए शादी की तरफ मैं पहुंच गया। शादी हाँ, की तरफ धीरे धीरे। हाँ, ये गुड़गांव से ही है, ठीक है। अच्छा तो रेखा डीयू से हैं, ये एमफिल मैथमेटिक्स। हाँ, अब रेखा जी बताएंगे। वो भी है ना पॉडकास्ट में। अब रेखा जी बताएंगे, हम शादी तक पहुंच गए हैं। उससे पहले अरे रुक जाओ पहले मैं पूछना चाहूंगा, कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग चूज मत करो, शादी नहीं होएगी, है ना। क्या ये क्या करियर है कोई, बोलते ही हैं। आपने ग्राफिक डिजाइनर से शादी क्यों करी? एक्चुअली ना जब मैं इनसे मिली ना मुझे पता ही नहीं था कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। आपने इनसे शादी कर ली बस, ग्राफिक डिजाइनर नहीं, बाद में नहीं ऐसा तो नहीं ग्राफिक है। डिजाइनिंग की वजह से ही नहीं करी। मतलब अच्छा ठीक हाँ, है। क्योंकि मैंने ना फर्स्ट टाइम जैसे इनसे मिली थी तो इन्होंने बताया कि ग्राफिक डिजाइनर हूँ मैं, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कि क्या है ये ग्राफिक डिजाइनिंग। एक्चुअली ना मेरे को हमेशा से आर्ट और ड्राइंग और इनमें सब हमेशा से इंटरेस्ट था, पर पेरेंट्स था कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो ऐसे तो मेरी BSc MSc और MPhil तक तो मैं पहुंच गई, तो पूरा प्लान था कि मैं PhD मैथ्स करूँगी। पर जैसे ही मैं मिली तो उसके बाद अब मेरे को ऐसे फ्रीडम मिल गया कि अब मैं आर्ट की फील्ड चूज़ कर सकती हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, क्योंकि घर वालों ने तो कभी अलाउ नहीं किया। और यूजुअली हमारी फैमिलीज़ में क्या होता है, पेरेंट्स क्या ढूंढते हैं लड़की के लिए शादी के टाइम पे, गवर्नमेंट जॉब, ये वो, मतलब स्टेबल, जो हमारे स्टेबल इनकम, या फिर जैसे हम एज ए गर्ल मेरे को क्या बोला, टीचिंग करो, बैंक में जॉब करो, यही मोस्ट स्टेबल ऑप्शंस हमारे यहाँ पे होते हैं एज ए गर्ल के लिए। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसे मिले तो मेरे को ऐसे लगा हाँ ये एक ऑप्शन है। और ऊपर से इन्होंने मेरे को शादी से पहले ही कन्विंस कर लिया कि हाँ तुम ग्राफिक डिजाइनिंग करना, उससे पहले। क्योंकि भाई अपना तो सॉर्टेड था, हमें ऑफिस नहीं जाना। और मुझे उस टाइम पे ये प्लान का पता नहीं था कि ये अपनी तरफ से देख रहे हैं कि मुझे एक ऐसी वाइफ चाहिए जो मेरे साथ घर पे रह के काम कर रही है। इनका प्लान था, उनको लगा आपके सपने पूरे हो रहे हैं। उस टाइम पे मुझे लगा मेरे हो रहे हैं और इनको लगा इनके हो रहे हैं। तो रब ने बना दी जोड़ी। मैं बोला टीम बनाई है रब ने, इस टीम बार बनाई तो है, रब टीम ने बनाई है, जोड़ी नहीं बनाई। हाँ। तो इनको ऐसा लग रहा था कि मैं प्रॉफिट कर रही हूँ यहाँ पे इनसे शादी करके, लेकिन इनको पता नहीं क्या खेल चल रहा है। आपने फंसा लिया। एक एमफिल मैथमेटिक्स से पास लड़की को, वो भी DU से, हमने ग्राफिक डिजाइनर बना दिया यार। पर 1 साल तक हमारा ना शादी के बाद भी ऐसा रहा, पेरेंट्स MPhil कर ली, PhD कर ले, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, स्टेबल है, गवर्नमेंट जॉब के अलावा क्या अच्छा है। पर फिर भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम फिर पेरेंट्स को ऐसे लगता था ठीक है अर्न तो अच्छा कर ही रहे हैं, कोई नहीं। धीरे धीरे ना 2 साल में उनको 2 साल लग गए सेटल होने में कि हाँ मैं भी ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड में आ चुकी हूँ, प्रॉपरली मान गए वो। आपका जॉब चल रही थी उनके अकॉर्डिंग? उनका वो चाहते थे कि जॉब करूँ, क्योंकि मेरी जैसे मैं ऐसे एज ए ब्राइट स्टूडेंट थी हमेशा से, तो उनको ऐसे कॉन्फिडेंस था कि हाँ PhD तो ये पक्का करनी ही करनी है इसने। ब्राइट दोनों ही थे वैसे ना? थे बता तो रहे थे, छोड़ के मैथ्स को छोड़ के तो UPSC की तैयारी जिसने सोच ली थोड़ा तो ब्राइट होगा वो। एक मैथ्स में पुअर इंसान जिसको फंक्शंस तक नहीं पता, वो एक एमफिल मैथमेटिक्स से शादी कर रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग के दम पे। ये पावर देख रहे हो? पावर देखो, डिजाइनिंग की पावर, सब मोटिवेट हो जाएंगे इसको। और ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या आसान है। लेकिन मैं क्या करता था, टाइपोग्राफी करता था उस टाइम पे। बस फॉन्ट को तरोड़ मरोड़ के क्या कलाकारियां की है कि मैथमेटिशियन फंसा ले। आपने फॉन्ट्स वगैरह भी बनाए क्या? फॉन्ट्स बनाया आपने? मैंने बनाया, मैंने मेरे नाम का फॉन्ट बनाया हुआ है, परमवीर नाम से फॉन्ट है।
आपको मार्केट में नहीं दिखेगा, लेकिन इसकी कहानी भी बता देता हूँ। एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि मुझे एक फ़ॉन्ट बनवाना है, हमारी स्पेशल रिक्वायरमेंट है, एक स्पेसिफिक फ़ॉन्ट है। मैंने कहा बना देंगे, कोई बात नहीं है। मुझे नहीं आते थे फ़ॉन्ट बनाने, लेकिन मैं कभी किसी प्रोजेक्ट को मना नहीं करता क्योंकि सीखना है। तो वो बोला कि आप फ़ॉन्ट बनाओ, आपके पास 4 दिन है। और लेकिन बाई लक उसको ग्राफिटी फ़ॉन्ट चाहिए था। तो ग्राफिटी में आप अपनी कलाकारियाँ पेन से दिखा सकते हो, बढ़िया से मार्कर से। उसके बाद में उसको वेक्टराइज कर सकते हो और उसके बाद में आप फ़ॉन्ट फोर्ज नाम के सॉफ्टवेयर में डाल के बढ़िया से फ़ॉन्ट बना सकते हो। मैंने 3 दिन के अंदर उसका फ़ॉन्ट बना के रेडी किया और फ़ॉन्ट का नाम रखा परमवीर। उसको थोड़ी ना पता है कि मेरा नाम परमवीर है। और मैंने फ़ॉन्ट उनको दिया और इतना अच्छा फीडबैक वहाँ से आया कि सच ए फास्ट वर्क, आपने इतना मतलब अच्छा फ़ॉन्ट बना दिया। हमने तो बहुत डिज़ाइनर से कांटेक्ट किया था, फ़ॉन्ट का नाम सुनते ही मतलब इतने हाई प्राइस मांगते थे, लेकिन मुझे सीखना था तो बेसिकली मैंने बना दिया। अब वो यूज़ कर रहे हैं उस फ़ॉन्ट को अपनी टी शर्ट्स के ऊपर, अपने काम में। हाँ, वो मेरे कंप्यूटर में है, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि बेसिकली ग्राफिटी फ़ॉन्ट है वो, परमवीर नाम से। तो नए एक्सपेरिमेंट देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग में सिर्फ इतनी बात नहीं है कि आपने जो सीख लिया और कर दिया ना, आप एक्सपेरिमेंट आपको करने आने चाहिए। और नई नई चीजें जब अगर आप अपने कैनवस पे उतार सकते हो तो आप सही मायने में एक अच्छे डिजाइनर हो। अगर आपके पास में ये टैलेंट नहीं है ना, तो आपके लिए शायद ये फील्ड मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कलाकारी कैनवस पे नई चीजों को उतारने की है। ये सबसे पहले माइंडसेट का खेल है, यहाँ से शुरू होता है। और टूल तो लास्ट चीज है, टूल तो लास्ट में आता है। लोग सबसे पहले टूल सीखने चले जाते हैं, बट आप डिजाइनर यहाँ से शुरुआत होती है। आपका यहाँ से मन बनता है, मन बन गया तो फिर टूल्स तो एक माध्यम है आपका काम करने का। आप ये बताओ, अरेंज मैरिज लव मैरिज? लव मैरिज। घर में अरेंज बताई थी ना? बताइए। इसके बाद वैसे हमारी फैमिलीज को पता है, पर जो दूर की फैमिलीज है ना हमारे यहाँ पे, उनको तो किसी को नहीं पता अभी तक। लग जाएगा। आज पता लग जाएगा। अब तो 6 साल हो गया, अब तो क्या है। अब तक नहीं बताया था क्या? जरूरत ही नहीं पड़ी। शायद इसके बाद में बताने की जरूरत भी नहीं रहेगी। उनके कमेंट आएंगे, जी तुमने बताया नहीं उस टाइम। तुमने तो बोला था हमने खुद रिश्ता देखा है। बेसिकली फिर आप हाँ मतलब डिजाइनिंग की नोट है ये। एक मैथमेटिक्स पढ़ने वाली लड़की, जिसको पसंद नहीं था मैथमेटिक्स, क्योंकि नहीं मुझे पसंद था। अच्छा। वो फिर से वही लोचा है कि फसानी थी भाई। नहीं, मुझे पसंद था, मैथ्स मुझे पसंद था, पर मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा उस टाइम पे। तो आपका स्टार्टिंग कैसे हुई ग्राफिक डिजाइनिंग की? शादी हो गई, फिर आर्ट एंड क्राफ्ट समझ रहे थे आप? नहीं, मेरे को पता चल गया था कि क्या है एक्चुअल में ग्राफिक डिजाइनिंग। आर्ट एंड क्राफ्ट तो ऑब्वियसली नहीं है, पर उससे से रिलेटेड है, क्रिएटिव वर्क हाँ, सब आर्ट है और आर्ट, ये सब है। कभी मैस्कॉट बनाने हो वो भी आर्ट है, राइट? वो सब है। Yes. उसके बाद मेरी स्टार्टिंग सोनू के, मतलब इन्होंने ही मेरे को सिखाना स्टार्ट किया। सोनू? घर पे सोनू बोलते हैं। हाँ, अब बाहर भी सोनू बोलेंगे सब। मैंने ही इनको सिखाना स्टार्ट किया। सोनू है सोनू? सोनू। मैंने ही इनको सिखाना स्टार्ट किया। तो पहले मैंने इनको बेसिक चीज़ें पढ़ाई कॉपी पे, थोड़ी कलर के बारे में बताया, थोड़े सॉफ्टवेयर के बारे में कैसे है। फिर मैंने इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ाना शुरू किया। तो बेसिकली मेरी जैसे कोर्सेज के से नहीं हुई थी, मेरी स्टार्टिंग ही हुई थी प्रैक्टिस से। क्योंकि मैंने उस टाइम पे पहले कोर्सेज तो जैसे यूजुअली क्या करते हैं कि सब जाके यूट्यूब पे जाके कोर्सेज देखते हैं, वहाँ से स्टार्टिंग होती है कि टूल सीखो, ये सीखो। मैंने सीखा था कि डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते बनाते टूल सीखे थे मैंने उस टाइम पे। मतलब जॉब पकड़ ली और साथ में बिठा लिया एक्सपर्ट को, और वो बताई जा रहे हैं, आप करी जा रहे हैं। एक्सपर्ट घर का। इनको ना पहली बार मैंने एक्सरसाइज दी थी करने के लिए कि आपको ये डिज़ाइन बनाना है, बिना कोई टूल की नॉलेज के लिए। मैंने कहा पेंसिल से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तो आपको डिजाइनर बनाना है। टूल तो सीखने में 10 दिन का टाइम लगता है, मतलब आप दिन में 4-5 घंटे रोज प्रैक्टिस करोगे, 20 दिन के बाद में आपका हाथ बैठ ही जाता है। वो तो बाद की बात है, चलो आप बना के दिखाओ कि आप कितना बना सकते हो। तो हमारी शुरुआत ऐसे हुई। फिर हम ये चीज़ें करते गए और फिर मैं इनको बताता गया कि आप इसको यहाँ से आसानी से कर सकते हो, यहाँ से आसानी से कर सकते हो। ऐसा गलत है, झूठ है भाई। इतने प्यार से तो नहीं बताते थे। शुरू आप बताओ, मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं आपसे, अब आप बताइए। तो जैसे ये मेरे को कोई भी एक्सरसाइज देते थे करने के लिए, मैं उस पर लगी रहती थी पूरा दिन, 5-6 घंटे हो गए, आके 1 सेकंड में ये क्या डंगा बना दिया। खुद की क्लोक भूल गए थे ना? हाँ, उस टाइम पे खुद याद नहीं कि कितने स्ट्रगल खुद का क्या हुआ। हमारी ना लड़ाई हो जाती थी डिजाइन के ऊपर, है ना। ये
ये इतना गंदा डिजाइन बना के दिखा देती थी। अब मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ भाई, है मैं और मुझे देखता ऐसा था लगता था मैंने तो बेस्ट डिजाइन बनाया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और ये पूरे कॉन्फिडेंस में रख देते थे मेरे सामने कि ये ये लो। बेस्ट डिजाइन। और वाइफ तो वाइफ होती है, डिजाइनर है तो क्या हो गया, नहीं आती तो ये मेरे ही सिर पे चढ़ जाती थी, तेरे को कुछ नहीं आता। ये तो बेस्ट है, अपनी आंख खोल के ध्यान से कल देख। मेरे को हाँ ये वाइफ यहीं बैठे हैं जो हाँ एजेंसी अभी ज्वाइन की है इन्होंने हाँ हाँ 2 महीने पहले, सेल्स में, हाँ। ऑपरेशंस में, मैनेजमेंट सब कर रहे हैं। हाँ हाँ और मुझे कह रहे हैं तेरे को तो मैनेजमेंट नहीं करनी आती, तेरे को तो हायरिंग नहीं करनी आती, कर रहा है तो ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। मैं कहा ठीक है तू चला ले यार, हाँ ऐसे ही समझ रहा हूँ मैं। ऐसे हाँ। करना पड़ता है। हम्म। हाँ बाकी सपोर्ट रहता है, आपको इनका हमें इनका, तभी Sport चलती है रहता गाड़ी। ही है। तो अब मैं एक मस्त बात बताता हूँ कि मैंने इनको कैसे इंट्रोड्यूस किया, मेरी टीम में कैसे मिलाया। तो मैंने इनको सिखाने के बाद मैंने ये उनको पता नहीं बात का, नहीं पता है इनको। अब बताओ ना फिर। नहीं, इनको कैसे पता चलेगा कि मैंने अच्छा, इनको वो क्या भी एक्सरसाइज वो उसमें भी फंसाया हमारी आपने। एक्चुअली ऑर्डर में 3 कैटेगरी रहती थी, बिल्कुल बेसिक ऑर्डर्स, मीडियम लेवल के ऑर्डर्स और एक प्रीमियम क्वालिटी ठीक है। ऑर्डर्स। तो मैं इनको बेसिक ऑर्डर्स देता था 1 साल तक। ठीक है। मैंने इनको टच नहीं करने दिए मेरे प्रीमियम ऑर्डर। मुझे लगता था ये क्लाइंट अगर गए ना भाई धंधा खत्म हो जाएगा। समझ गया। वो रेगुलर क्लाइंट्स बन गए होंगे आपके। हाँ हाँ। तो इन्होंने प्रीमियम ऑर्डर तक आने में 1 साल लगाया, पूरा 1 ईयर लग गया पूरा। उसके बाद में मुझे लगा कि हाँ अब ये कर सकते हैं, तो मैंने इनको फिर करने दिए वो सब। उसके बाद 1.5 साल बाद तक मेरी जो आर्ट है, मेरी आर्ट बहुत अच्छी थी, तो इलस्ट्रेशन जो है ना वो 1.5 साल में मेरी इतनी रिफाइन हो गई थी। फिर मैं सोनू को सिखाती थी कि ये क्या इलस्ट्रेशन बना रहे हो, मैं बनाती हूँ इलस्ट्रेशन। तो उसके बाद नाउ ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन कर लेती हैं, मेरे से इलस्ट्रेशन नहीं होते। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में भी कितनी सारी चीजें हैं, सब कितनी थोड़ा सारी सीखे फील्ड्स हैं। हैं। आपको स्केचिंग नहीं आती तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप डिजाइनर नहीं हो। आप मैं लोगो डिजाइनर बहुत अच्छा हूँ, मेरे सारे लोगो मतलब बहुत पसंद किए जा रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आजकल तो मैं पब्लिकली भी इंस्टाग्राम पे दिखा पा रहा हूँ, पहले तो मैं दिखा ही नहीं पा रहा था कहीं पे। तो अब क्या रिस्पॉन्स आता है, सारा अच्छा रिस्पॉन्स है और उसके थ्रू और भी ऑर्डर आते हैं। ठीक है। और मैं टाइपोग्राफी करने लगा पूरा। तो टाइपोग्राफी मैं करता था, इलस्ट्रेशन पार्ट ये करती थी। तो हमारे पास जो ऑर्डर होते थे इलस्ट्रेशन रेखा का, टाइपोग्राफी मेरी। यहाँ से शुरुआत हुई कि हमने कमाया टाइपोग्राफी कर करके। फिर हमने एक नया गिग बनाया। हमने देखा कि बुक कवर बनाने में बहुत टाइम जाता है और वहाँ पे बहुत एडिटिंग्स होती हैं। तो क्यों ना यार कोई ऐसा काम करे कि जिसमें एडिटिंग कम हो। तो वो टी शर्ट्स है। टी शर्ट के ऊपर इतनी एडिटिंग कोई नहीं करवाता जितनी बुक कवर में होती है, क्योंकि बुक को लिखने में आपने 1 साल लगाया भाई। आप बेस्ट से बेस्ट जाओगे वहां पे। ठीक है। तो इसलिए, और चार्जेस भी इतने ज्यादा नहीं होते हैं उसके लिए। लेकिन आप टी शर्ट बना के, हो सकता है कि आप आधा चार्ज करो, लेकिन एडिटिंग भी तो नहीं है। आपका काम 1 घंटे में ऐसे निपट जाता है एक टी शर्ट का। आप आराम से $40, 50, मैंने एक टी शर्ट के लिए $200, $400 तक चार्ज किया हुआ है। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कौन है सामने से। तो ये बड़ा अच्छा है। आपने काफी टी शर्ट्स बनाई है, मैंने राइट? 7,500 टी शर्ट्स बनाई हैं फाइवर पे अपने हाथ से। 7,500 टी शर्ट्स मैंने बनाई है अपने हाथ मैंने से। भी और इन्होंने भी आपका कितना होगा? लाइक 2-3 हजार तो आपके होंगे इसमें। नहीं, मैं इसको रिएक्टिफाई करता हूँ एक बार। हमने फाइवर पे बहुत सारा काम किया पहले। 2-3 प्रोफाइल ब्लॉक हुई फाइवर ने की, क्योंकि बिजनेस करना ढंग से नहीं आ रहा था 2-2 हजार फीडबैक्स के साथ। क्योंकि मुझे सीखने में टाइम लगा कि एक अच्छा बिजनेस कैसे करते हैं। मैं क्लाइंट्स के साथ में लड़ाई कर लेता था 2000 फीडबैक के 7 प्रोफाइल लेके। मुझे नहीं पता था कि आपको, मैंने डिजाइनिंग तो बहुत अच्छे से आई, लेकिन मुझे मैनेजमेंट और या फिर बात करने का तरीका बहुत अच्छा नहीं था। तो मुझे टाइम लग गया। क्लाइंट्स के साथ भिड़ गए, लड़ाई कर ली, प्रोफाइल ब्लॉक हो गई। पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। उसके बाद में जब से हमारी शादी हुई ये चीज़ कभी नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने मुझे सिखा दिया कि क्लाइंट से कैसे बात करना है। तब से हमने 6 साल में 7,500 टी शर्ट्स बनाई। और उससे पहले मैंने कम से कम 4,000 टी शर्ट्स बनाई। मतलब 10,000 टी शर्ट से प्लस हम निकल चुके हैं, जिनमें से इन्होंने भी कम से कम बनाई होंगी 3,500 इतनी टी शर्ट्स बनवा रहे हैं लोग, इतनी टी शर्ट्स। यूएस में सारी टी शर्ट्स जो आ रही हैं सब फाइवर से बन के आ रही हैं क्या? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिकली 10,000 डिजाइन्स फाइवर हब बन चुका है। अब मेरे प्रोफाइल पे देखोगे तो हैं 6,000 रेटिंग है। तो ऑब्वियसली 7,500 ऑर्डर क्या बड़ी बात है जब आपकी प्रोफाइल पे ही 6,000 रेटिंग है। समझ रहे हो? हाँ। और
ये जो टी शर्ट्स का ट्रेंड है ये भी मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये यहाँ से आप कमा सकते हो। ये जो ब्लैक लोग हैं यूएस में, ठीक है, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं नए टी शर्ट्स डिज़ाइन करवा के पहनने में। वहाँ की वाइट क्राउड इतनी इंटरेस्टेड नहीं है कि आपको वो ब्रांड के कपड़े पहन लेती है, सिंपल स्लीक क्लोथ्स, लेकिन एक स्पेसिफिक कम्युनिटी उसको बहुत अच्छा लगता है एक अपने मन चाहे स्लोगन, कस्टम डिजाइन्स, हाँ कस्टम डिजाइन्स बनवाना, अपनी मन चाहे स्लोगन्स अपने कपड़ों पे प्रिंट कराना। जैसे ज़्यादातर फेथ रिलेटेड टी शर्ट्स हैं या फिर सेल्फ मोटिवेशन, एम्पावरमेंट, ऐसी टी शर्ट्स बहुत बिकती हैं वहाँ पे। जिम टी शर्ट्स बहुत बिकती हैं। इंडिया में वो अभी चीज़ नहीं है। इंडिया में लाइक जिम टी शर्ट चाहिए या थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, वहाँ पे तो एक एक टॉपिक के लिए आपको लोग मिल जाएंगे। बहुत या फिर जो मेंटल हेल्थ की टी शर्ट्स हमने बहुत बेची हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ों के लिए ना यहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे जैसे किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो वैसी सी टी शर्ट पहना देते हैं, मतलब लिख के बड़ा बड़ा स्लोगन टाइप में। तो ये एक ट्रेंड की भी बात है, एक अब जो कल्चर की भी बात है। अब जो ट्रेंड आ रहा है एआई का ऑलरेडी मार्केट में है, तो टी शर्ट्स के ऊपर भी बात हो रही है, लाइक टी शर्ट डिजाइन की जॉब्स खत्म हो रही हैं बिकॉज ऑफ एआई। आप एग्री करते हो इस बात से? नहीं, मैं हाँ बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, बल्कि मजा आ गया है जब से एआई आया है। अच्छा, मजा आ गया है। मैं बताता हूँ, कल ही $85 का ऑर्डर 30 मिनट में ऐसे निपटा दिया है एआई से, और उसको वो बहुत अच्छा लगा। पहले हम इसी ऑर्डर को करने में 2 घंटे 3 घंटे लगा देते थे, अब 35 मिनट में काम हो गया है यार। तो एक कंपेनियन बन के आया है एआई, ना कि आपको खत्म करने आया है। हमारे लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि पहले जब हम जैसे हमारी जो इलस्ट्रेशन बेस्ड जो टी शर्ट थी ना, उनको हमें खुद करना पड़ता था, कस्टम डिजाइन कस्टम करनी पड़ते थे, उसमें दिन भी लग जाता होगा, पूरा दिन भी लग जाता था एक इलस्ट्रेशन को बनाने में। अब ना इतना इजी हो गया कि हम जैसे कमांड देते हैं तो हमें जनरेट करके दे देता है वो एआई, कोई भी जैसे कस्टम कुछ भी जो हमें मंगवा। कौन से टूल्स यूज कर रहे हो आजकल? हम मेनली तो मिड जर्नी यूज करते हैं। लोगों को लग रहा है एआई जॉब खा रहा है, आप कह रहे हो एआई की मदद से, मिड जर्नी की मदद से आप इजीली क्रैक कर पा रहे हो जो 4 घंटे का काम था 40 मिनट में यू कैन डिलीवर नाउ, है ना? तो अब कैसे इसको परसीव किया जाए, जो बिगिनर है यहाँ पर या जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश ग्राफिक डिजाइनर भी है, वो ये सोच रहा है, मतलब कईयों को तो ये भी है मैं क्यों एआई यूज करूँ यार, मेरे को तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली देखो, इस चीज़ को ना बड़े ही आसान तरीके से आप समझ सकते हो। जो टेक्नोलॉजी का काम ना टाइम के साथ में इवॉल्व होना है, टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं है, क्योंकि हम लगे हुए हैं उसको बढ़ाने में, ठीक है। जिस टाइम पे स्टीम इंजन आया था ना मार्केट में, तो लोगों को लगा था, कपड़े बनाने वाले जो टेक्सटाइल में काम करते थे लोग, उनको लगा था हम अब नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जिस काम को 5 लोग मिलके और 5 दिन में कर रहे थे, वो काम जब स्टीम इंजन आया तो आप समझ रहे हो, तो कपड़ा बनना इतना फास्ट शुरू हुआ कि एक बंदा दिन में 100 लोगों का काम कर पा रहा था, क्योंकि रोल स्पीड से घूमने लग गए थे, मशीन खुद टेक्सटाइल पे काम करने लग गई थी। तो आपने स्टीम इंजन बोला तो मुझे ट्रेन की याद आई वैसे। नहीं, स्टीम इंजन से मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री फास्ट हुई। तो उससे क्या लगा, लोगों को जो हाथ से कपड़ा बनाने वाले थे, दरी बनाने वाले और ये सब कपड़ा बनाते थे, अपने भी यहाँ पे जैसे जो कपड़े कुर्ता वैसा चलता था, साड़ी, तो उनको लगा कि हम कभी अब नहीं कमा पाएंगे, हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब देखो फैक्ट ये है, जो हाथ से कपड़ा बनाने वाले थे वो तो ऑब्वियसली खत्म हो गए, बट ये इंडस्ट्री कितनी ज्यादा ग्रो हुई। आज क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री वैसी है जो आज से मतलब 60-70 साल पहले थी? नहीं है। तो मरा कौन यहाँ पे? मार्केट से हटा कौन? जो कि अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व नहीं कर पाया, वो लोग अपने रास्ते से हट गए, ठीक है। सेम हर टेक्नोलॉजी में होता है। सपोज करो कि आज मिड जर्नी आ रहा है, आपके लिए इमेजेस जनरेट करके दे रहा है, तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, आप उनके साथ में, सिर्फ मिड जर्नी नहीं है, डाले मिड जर्नी है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो अगर आप उनके साथ में अपग्रेड नहीं कर रहे हो, उनको सीख नहीं रहे हो, और मिड जर्नी का काम सिर्फ इमेज बनाना ही नहीं है, आप मिड जर्नी एक बहुत बड़ा एआई इंजन है। आप उसके अंदर थोड़ा अगर डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप खुद को कैसे पोर्ट्रेट में बना सकते हो, आप खुद की मल्टीपल इमेजेस कैसे जनरेट कर सकते हो। इवन मिड जर्नी वीडियोस तक चला गया है आज के दिन,
ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिक फ्री वर्जन, अब तो फ्री वर्जन भी नहीं रहा, अगर यूज करते हो तो बेसिक इमेजेस जनरेट करता है। आपका पेड वर्जन इवन हाई रेजोल्यूशन तक और भी बेटर क्वालिटी, बेटर एक्यूरेसी में काम कर रहा है, क्योंकि इसके भी तो वर्जन्स है। लाइक मिड जर्नी पहले था 3, अब 5 तक आ गया है 5, और अब मिड जर्नी 6 पे पहुंच गया है। तो आप क्या यूज कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है। अब सपोज करो मैं एक डिजाइनर हूँ, डिजाइनर का काम होता है कि डिजाइन में डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके द बेस्ट चीज बना देना, जो कि एक बढ़िया विजुअल कम्युनिकेशन दे कहीं पे, ठीक है, जो उसका ब्रांड है या कुछ भी है। तो आपका जो इमेज पार्ट था पहले, आप वो ज्यादा आप सर्च कर रहे थे तो आपको नहीं मिल रही थी वैसी इमेजेस, तो आपको वो बनानी पड़ती, वो कॉस्टली पड़ता था। अब एग्जैक्टली आप इधर उधर स्टॉक वेबसाइट पे भी नहीं जा रहे हो, आप मिड जर्नी पे सीधी बात लिख रहे हो, प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हो कि मुझे ये चीज चाहिए, मिड जर्नी आपको दे रहा है। तो इफेक्ट तो स्टॉक वेबसाइट का बिजनेस हुआ ना सबसे पहले। स्टॉक वेबसाइट के बिजनेस में भी उन्होंने भी अपने एआई इंजन लगा दिए। फ्री पिक में एआई इंजन आ गया, फ्री पिक में आ गया, सबने वो काम किया, क्योंकि उनको पता लग गया हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने इंस्टेंटली इवॉल्व किया तो बच जाएंगे। जो टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व नहीं हुआ वो मार्केट में नहीं है आज के दिन। आपको बेसिकली अपने आप को अपग्रेड करना है, और वो भी बहुत फास्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बदल रही है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपने जितना सीख लिया बस वहां तक मत रहो, जितनी भी नई चीजें आती हैं आप सीखो, और जितना ज्यादा सीखोगे आप उतने अपग्रेडेड होगे और आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जाएंगी। अगर पीछे वाली चीजों के साथ चिपक के रहोगे तो शायद आपकी जॉब खा जाएगा डेफिनेटली। आप आज के दिन ये उम्मीद मत करना कि आप फोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव करने का प्रोडक्ट से आप पैसा लेने वाले हो। ये 10 साल पहले होता था, अच्छा पैसा मिलता था, आज आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो इवॉल्व करना पड़ेगा। बट फोटोशॉप भी आज और ज्यादा एडवांस हुआ, और ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटीज के साथ है। तो टाइपोग्राफी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इतनी टफ भी होती है, आप बताओ टाइपोग्राफी को कैसे आप परसीव करते हो? लाइक ऑर्डर आते हैं वहां से शुरू करते हैं, क्या सबसे पहले देखते हो, कैसे शुरू करते हो, अपना बेसिक अपना प्रोसेस बताओ। ठीक है, तो जैसे हमारी सारी जो टी शर्ट डिज़ाइन जो हम करते हैं ना, सब में ये नहीं होता कि सब में इलस्ट्रेशन भी है। काफ़ी ऐसी टी शर्ट्स हैं जिनमें सिर्फ टाइपोग्राफी होती है, और काफ़ी ऐसी होती है जिसमें इलस्ट्रेशन भी इंक्लूडेड होती है। तो हमें इवन टाइपोग्राफी भी इस स्टाइल में करनी पड़ती है कि वो स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही है, उस स्टेटमेंट को, या फिर छोटे मोटे एलिमेंट्स। इवन हमारा क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि यहाँ पे कोई इलस्ट्रेशन चाहिए, पर हमें खुद से उसमें थोड़े बहुत एलिमेंट्स ऐसे डालने पड़ते हैं ताकि वो हमें लगे कि ये इस स्टेटमेंट से फिट बैठ रही है, इस स्टेटमेंट के साथ हमारी। ये एक्चुअली ये सही में बहुत शॉर्टेड स्टेटमेंट है कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें कोई ग्राफिक्स नहीं चाहिए, आप टाइपोग्राफी से ही एग्जैक्टली फील रिफ्लेक्ट करो। आपका फॉन्ट बोलना चाहिए, या आपका फॉन्ट बोलना चाहिए। तो वो जो आर्ट है उसको डेवलप होने में लिटरली टाइम लगता है। आप किसी बिगनर को बोलोगे ना कि आपको ऐसा काम करना है, वो नहीं होगा। उसके लिए हमने टाइम बिताया है कैनवस के ऊपर, और हमें पता है, देखो यहाँ पे हमें भी पता है कि सब ग्राफिक डिजाइनर जिनको बहुत कम नॉलेज होती है वो एक ही 2 फॉन्ट पे जाके चिपक जाते हैं। फिट्यूरा है, हेल्वेटिका है, पॉपिंस है, ठीक है। इवन हमारा जो टाइपोग्राफी का लोगो है वो पॉपिंस फॉन्ट पे है। वो इसलिए नहीं क्योंकि हमें फॉन्ट नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता था कि हम अलग अलग तरह की टाइपोग्राफी कर रहे हैं, हम इसको न्यूट्रल करना चाहते हैं, बट हमने अपने लोगों के पीछे एक रेड मार्क लगा है। उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि देखो मेरी तरफ, बहुत हाई वेवलेंथ है मेरे अंदर। बस ये था मेरे लोगो का कंसेप्ट। क्योंकि मैं लोगो डिजाइनर बन गया अपने आप ही, क्योंकि मैंने डिजाइनिंग सीख ली बहुत कुछ ऑर्डर्स करके। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस देखे, ये कैसे काम कर रहे हैं, इनको कैसे लोगों की जरूरत है। बिना लोगो डिजाइनिंग की पढ़ाई किए हुए मैंने 10-20 लोगो बना के दिए लोगों को। दे सेड प्रो है बॉस। तो मैंने सोचा क्यों ना किया जाए। फिर मैंने बुक्स पढ़ी इसके ऊपर, और फिर वो चीज़ और एनहेंस हो गई। लाइक गोल्डन रेशियो लोगो कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं पता था ये चीज़। फिर मुझे पता कि फेबनाकी लोगो कैसे होते हैं, क्या चीज़ आपको कॉमन रखनी होती है। तो इनमें मज़ा आता है। लाइक किसी भी चीज़ को 1.68 से मल्टीप्लाई करते जाओ, शेप्स बनती जाएंगे, आप उनको यूटिलाइज करके लोगो बनाओ। तो ऑलरेडी नेचुरल चीज़ों से मिलके बनी हुई चीज़ द बेस्ट होती है। तो फिर हमने वैसे लोगो बनाए, और इससे हुआ ये कि जो लोगो मैंने शुरू किया था 420 रुपए से बेचना, आई एंड अप हेयर लाइक
मुझे नहीं पता कितना गुना हो गया, लेकिन इट वुड बी लाइक 50-60,000 रुपए का एक लोगो, जो मैंने अभी रिसेंट में काफी बेचे। वो बहुत मजा आया यार करने आपकी में। ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी लगती है। मैं रील्स चेक कर रहा था आपकी, हाँ। चेक नहीं कर रहा था, मतलब देख रहा था, तो उसमें आपने सरेआम बता दिया मेरा ये गिग आई थी, इतने रुपए की आई, ये फाइवर में अकाउंट है, या ये क्लाइंट आया था इतने का आया। तो आप ये नहीं देख रहे कि मार्केट में मैं पोजीशन कैसे होऊंगा ये वो, बट आप ट्रांसपेरेंसी के साथ हेल्प करने के लिए डिजाइनर्स को आप आगे आ रहे हो। हाँ, मतलब मेरा पहला इंस्टाग्राम पे मतलब ही ये था कि मैं लोगों को दिखा सकूं। पहला तो मेरा यही था कि जो मैंने फर्स्ट रील यहाँ पे पोस्ट की, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या रिस्पॉन्स आएगा। जस्ट अंदर से एक फीलिंग थी। एक दिन सुबह मैंने कहा यार आज अपना ना पूरा दिन शूट करते हैं और जस्ट डाल देते हैं, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आएगा। मुझे तो 5 लोग भी फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे। कितने फॉलोअर्स है उस टाइम? उस टाइम पे मतलब सारे 30-40 फॉलोअर होंगे। 30-40 फॉलोअर्स में आपके माइंड में आया एक हाँ। सीरीज शुरू करता हूँ, लाइफ ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनर। हाँ। और आपने नहीं कोई लाइफ कोई- ऑफ कोई ग्राफिक सीरीज नहीं डिजाइनर करनी का है। ओके। चक्कर नहीं था। तो मेरे बस दिमाग में आया कि एक दिन का डालते हैं। मैंने लिखा Day 1 इन लाइफ ऑफ ग्राफिक डिजाइनर। कोई सीरीज का मैंने नहीं थॉट सोचा नहीं था। था, ठीक है। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि क्या रिस्पॉन्स आएगा। मैंने लिखा मेरे दिमाग में ये था कि आज से 10 साल बाद में शायद मैं इसी रील को चला के देख लूंगा कि अपना उस दिन टाइम पे कैसा दिन रहता था। अपने लिए शूट किया था वो। अपने लिए शूट किया ठीक था। है। इवन हम कल भी ये बात कर रहे थे, कल पुरानी रील्स देख रहे थे, तो ऐसे बोल रहा था जब काशू बड़ी हो जाएगी तो ये सारी रील्स देखेगी, हमें ये दिखेगा कि अपना हमारा पास्ट कैसा था, सही हर बात दिन है। कैसा था। इसमें हमारा ऑलमोस्ट हर दिन आई रिकॉर्डेड होप है। इंस्टाग्राम बंद ना हो जाए तब तक। नहीं, हमने वो नहीं, सेव करके save रखा है। बैकअप प्लेयर। फाइल्स हमारे पास सारी सेव है। सो मैंने उसको शूट किया और आप देख रहे हो कि कोई एस्थेटिक का ध्यान नहीं रखा गया है। गैस पे चाय बना रहा हूँ ऐसे करके बस शूट कर लिया। सिंपल जो मेरा रूटीन है। मैंने उस दिन फाइवर पे ऑर्डर किए थे, वो $200-250 के ऑर्डर थे। 3-4 घंटे में निपटाए थे। वो मैंने दिखा दिए कि ये मिड जर्नी से बनाया है, ये बनाया, ये बनाया है, ये जो cartoon असली से था वो दिखा दिया। जो असली था वो मैंने दिखा ठीक दिया। है। उसके बाद में मैं सिंपली बाहर जा रहा हूँ, मैंने दिखा दिया। और शाम को मैं साइकिलिंग करता हूँ तो मैंने साइकिलिंग दिखाया कि अब बारी है हेल्थ की। तो हेल्थ तो जरूरी है, पैसा से सारा चीज थोड़ी ना होती है। हाँ, हाँ। तो फिर बस बारी थी हेल्थ की। और मुझे क्या पता था कि वो इतना हिट करेगा। मैंने अपनी वाटर बोतल उसमें डाली और 40 किलोमीटर साइकिल चला के दिखा दी कि ऐसे था। मैं रात को घर पे आया, वो भी दिखा दिया। मैंने रात को बच्चे को स्टोरी पढ़ा रहा था, वो भी दिखा दिया। उसमें वो रील डाल के मैं सो गया। मिनी व्लॉग बना दिया आपने। मिनी व्लॉग बनाया ठीक मैंने। है। 1.5 मिनट का है वो पूरा, हाँ, हाँ। एंड तक इंस्टाग्राम पे। ठीक है। और वो 2-3 दिन तो खिसका ही नहीं। कुछ व्यू आए उसके ऊपर, कुछ आए। फिर वो एक दिन भागने लग गया। और मैंने देखा 2-3 लाख व्यू हो गए। फिर 200K 200K 2-3 लाख व्यू हो गए। फिर 4 लाख, 5 लाख, 6, 7, 8 वो बढ़ता ही जा रहा था। मैंने कहा यार ये हो क्या गया भाई? मतलब ये हो क्या गया, ये क्या ही इंटरेस्टिंग है इस चीज में। तो शायद लोगों को फिर काफी एक चीज और हुई हमारे साथ। एक दिन है ना, सोनू तो सो गए थे, मैं ना काम कर रही थी, तो हमारे ना मेरे फोन में ना एक टाइम लैप्स थी, हमने बनाई थी, वो रैंडम रिकॉर्ड की हुई थी टाइम लैप्स हमारे काम करते हुए की। तो मेरे को अभी इंस्टाग्राम में इतना यूज नहीं करती हूँ, तो रैंडमली वो पोस्ट हो गई, वो स्टोरी अपने आप होगी। मतलब मैं कुछ क्लिक कर रही थी, मेरे से अच्छा, गलती से क्लिक हो randomly गया और post मैं हो सो गया गई। था। मुझे पता नहीं कि वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो गई कि है, रील एज अ रील पोस्ट हो ऐसे गया। रील हाँ। पोस्ट हो गई है। हमारी टाइम लैप्स थी हम दोनों की, कपल्स की। हाँ। तो वो एकदम से सुबह उठ के देखा, सोनू कहता तूने रात को क्या पोस्ट किया? मैं कहा मैंने तो कुछ नहीं पोस्ट किया। यही हो क्या रहा है, देख रहे मैं हो? पता क्या हुआ था, हाँ। वो टाइम लैप्स वीडियो थी, वो मैंने phone में स्टोरी ही। पे लगाई थी म्यूजिक ऐड करके। मैं सो गया था। इंस्टाग्राम को जब आप स्क्रॉल करते हो, तो जब मेक इट अ रील का ऑप्शन, Make it a reel, okay. मेक योर स्टोरी अ रील। हाँ, ए रील, वो मुझे पता नहीं था कि वो हो इन्होंने जाएगी। गलती से हिट किया वो बटन। और वो जैसे ही हिट हुआ, मैं सुबह उठा, मैंने देखा 1 लाख व्यू एक रील के ऊपर। वो रात में, जिसके फॉलोवर ही नहीं है जिस बंदे के, मतलब उस टाइम पे तो 5-6 हजार फॉलोवर होंगे कि ये कैसे भाग रही है वीडियो। वो इतने मतलब फॉलोवर लेके आई। मैंने कहा यार एज ए कपल जब हम मतलब सिंपली काम कर रहे हैं तो बड़ी पसंद आ रहे हैं लोगों को। क्यों लगता है आपको वो रील्स पे व्यूज क्यों आए या हिट क्यों हुआ वो? हाँ, उसका तो सीधा आंसर है। लोग ये कमेंट कर रहे थे कि मुझे भी ऐसी वाइफ चाहिए, मुझे भी ऐसी वाइफ चाहिए। नहीं ऐसी वाइफ चाहिए, मुझे भी ऐसी वाइफ हम बैठ के चाहिए। साथ में काम अपनी कर गर्लफ्रेंड को शेयर कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को कि देख देख ये भी काम कर रहे हैं साथ में, कर सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा मतलब मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी, हाँ। ऑनेस्टी और आपका ये
चुटकी और गुड मॉर्निंग, हाँ। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हिट अरे हुआ। मैं पता है, जैसे मेरी वाइफ है, ये बहुत लेट उठती है, लाइक 7:30 बजे, काफी लेट उठती हैं। जब तक 7:30 लेट होता है? हाँ, ऑब्वियसली लेट होता है। मैं सोनू के हिसाब से लेट 4 बजे मतलब उठ जाता हूँ, 4:30 बजे। मुझे हाँ। आपकी रील्स देखने के बाद भी आपका डे इन लाइफ ऑफ ग्राफिक डिजाइनर 67 एपिसोड्स आ गए हैं। हाँ, हाँ, मुझे ये नहीं पता चला आप लोग सोते कब हो, उठते कब हो, खाते कब हो, पीते कब हो। फिर भी हाँ, हाँ। कभी आप 4 बजे भी हो, आप ये भी कह रहे हो 3 बजे तक काम चल रहा है, हाँ। और आप 4 बजे फिर उठ के साइकिलिंग भी कर रहे हो। कई लेट बार- काम मैं ज्यादा आप करती हूँ। बताओ शेड्यूल आपने क्या बना रखा है हाँ। घर का? हाँ, Yes. सोनू सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं, सुबह उठ के काम करते हैं, और मैं रात को लेट तक काम करती हूँ। अच्छा, हमारा डिफरेंट है थोड़ा। तो ये कभी कभी मैच हो जाता है, 4 हफ्ते में बजे 2-3 उठ जाते दिन। हैं। हफ्ते में 2-3 दिन मैच हो जाता है, बाकी हमारा अलग रहता है, सुबह और रात वाला। सही है। क्या बोल रही है? अभी तो ये रील आ रही थी कि साथ में काम करते हैं। क्या बोल रही है? क्या बोल काट रही देना है? इसको, काटने नहीं काटना, इसको नहीं काटना। काट देना। भाई तो यार, ये तोबा है भाई। तो होता तो है कभी कभी। अरे ये कभी कभी होता है भाई, जो मोस्टली होता है वो बताना है। ये पिछले 3 दिन से हो रहा है भाई, लेकिन पिछले 5-6 महीने से नहीं हो रहा था। लाइफ जी रहे हो, सब बढ़िया हो रहा है, आप ड्रीम लाइफ जी रहे हो, वाइफ मिल गई, वाइफ ग्राफिक डिजाइनर, फॉलोअर, वीडियो डाली, वहां सोना बन गया, मजा आ रहा है। हाँ कितना पैसा कमा रहे हो? हाँ, ये काफी मस्त क्वेश्चन है। मस्त question। देखो यार, मतलब डेफिनेटली ना, फाइवर ने मतलब एक जैम है, ठीक है, और ये तंग भी बहुत करता है। क्लाइंट बहुत तरह के होते हैं, बट सही में इसने ठीक ठाक कमा के दिया है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमने करोड़ों में कमाया है, ऐसा नहीं है, बट बेसिकली इसने काफ़ी डिसेंट अर्निंग दी। और वो अगर मैं मोटा मोटा डिस्क्लोज करूँ तो आप किसी भी अच्छी कंपनी के बहुत ही अच्छे रैंक पे काम करने वाले बंदे से ज़्यादा यहाँ से YouTube वाले ऐसे ले करते सकते ना। हैं। आप है। एक ऑल्टो ले सकते हो, अब मैं एक स्विफ्ट ले सकता हूँ। नहीं, मैं क्या ले सकते हो ये भी बता देता हूँ। मैंने ये घर खरीदा और मैं उस टाइम पे 27 ईयर ओल्ड था, तो हमने कोई खास लोन भी नहीं लिया था इसके ऊपर, बट वो सारा मतलब पैसा अरेंज करके सेम ही ईयर में एक कार खरीदी हमने और एक घर खरीदा। तो ये फाइवर के पैसे से था। फाइवर के हाँ, पैसे ये से। फाइवर उस के पैसे फाइवर से के था। पैसे से हाँ जिसके मीम बन रहे हैं कि आलू से महंगे लोगो वहां बन रहे हैं। हाँ ओ सॉरी, आलू से भी जो 1 किलो आलू का रेट है उससे सस्ते लोगो बन रहे हैं वहां पे, ये मीम बन रहे हैं वहां पे। एंड यू आर सेइंग उसी फाइवर से आप घर खरीद रहे हो जिस घर में बैठ के हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। देख, हाँ एग्जैक्टली। कैसे यार, मतलब हाँ। स्टार्ट करना है हाँ। फाइवर, कैसे करें बताओ? मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ। जब आप अर्निंग की बात करते हैं तो मैं आज से 4 साल पहले की बात मुझे याद है, जिस टाइम पे मतलब रेखा प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे हम मतलब काम कर रहे थे। तो मुझे याद है कि महीने का 3.5 से 4 लाख रुपए तक फाइवर दे रहा था, और उसके एक्स्ट्रा में हम बाहर से ऑर्डर कर ही रहे हैं हमेशा से ही, क्योंकि आप जब इतना काम कर रहे हो तो बहुत ऑर्डर आते हैं आपके पास में। आपके लोकल क्लाइंट भी होते हैं या फिर जो रेफरेंस वाले क्लाइंट है, तो वो अर्निंग तो है ही, लेकिन ये वाली अर्निंग काफी फिक्स रही हमेशा से। स्टेबिलिटी भी रही, हाँ, जो stability नहीं भी रहती रही। यूजुअली मुझे ऐसा फ्रीलांसिंग में। लगता है कि फाइवर ना एक चीज को और भी समझता है। वो किसी प्रोफाइल की वर्क कैपेबिलिटी को जान के उसको उतना ही काम डिलीवर करता रहता है जितनी उसकी कैपेबिलिटी है। मैं ये पूछ रहा था कि आज एक बिगिनर है, उसको फाइवर से स्टार्ट करना है। पहली बात तो यही मिसकंसेप्शन है कि फाइवर चल नहीं रहा, बट आप कह रहे हो भाई फाइवर तो चल रहा है, हाँ, दौड़ रहा है, हम दौड़ रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं उसमें, और अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, राइट? तो अब फाइवर उसको स्टार्ट करना है, तो वो कैसे स्टार्ट करे, क्या क्या स्टेप्स, कैसे प्रोसेस होता है, क्या करना है, ठीक है। डूज एंड डोंट्स, एवरीथिंग। हाँ, एक बात तो डेफिनेटली यहाँ पे चैलेंजिंग है नए बिगिनर के लिए, तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे अब ना चीज़ें कम्पिटिटिव हो चुकी हैं। ये वो पहले 5 साल पहले वाली कहानी या फिर कोविड से पहले वाली कहानी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब कोविड आया ना तो लोगों का एक्सपोजर हुआ वर्क फ्रॉम होम और इन सब फ्रीलांस जॉब्स के लिए, तो यहाँ पे बेसिकली कंपटीशन तो बढ़ना ही था। अब बात यह है कि आप इतने ज़बरदस्त कम्पिटिटिव माहौल में कैसे ग्रो करके टॉप पे कैसे आए, ये तो बहुत और आजकल तो फाइवर किसी भी प्रोफाइल को एक्सेप्ट भी नहीं करता है। यहाँ पे फाइवर प्रोफाइल रिजेक्शन ही बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में आके प्रोफाइल बना ले बिना रीजन के, क्योंकि वो जस्ट उनके सर्वर को शायद कॉस्ट करता होगा, क्योंकि मेंटेनेंस भी होती है एक चीज़। बिल्कुल। अब बात ये आती है कि यहाँ पे आप ग्रो कैसे करो।
तो देखो ग्रो करने के लिए सबसे जो इफेक्टिव मेथड है ना, जो आज भी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि फाइवर के फर्स्ट पेज पे रहना लगातार कई सालों से ये भी कोई आसान नहीं है। और हम आप ऑलरेडी टॉप रेटेड हो। हम टॉप रेटेड नहीं है, हम लेवल सेकंड सेलर है। उसका रीजन ये है कि आप जब इतने सारे ऑर्डर बनाते हो तो कोई ना कोई नेगेटिव रेटिंग के साथ आपका सामना होता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी। हाँ। तो आप मेंटेन नहीं कर पाते हो उतने हाई स्टैंडर्ड्स, बट हाँ आप हाई सेल वॉल्यूम के साथ वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर लेते हो। क्योंकि हमारी फील्ड में यहाँ पे गेम बड़े ऑर्डर्स का नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे टास्क करके बड़ा रेवेन्यू अर्न करने का गेम है। तो यही फाइवर का मेन कंसेप्ट भी है। ये अपवर्क की तरह काम नहीं करता कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको आएंगे और आप बहुत एक ही क्लाइंट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। फाइवर का जो मेन कोर कंसेप्ट ही ये है कि आपको गिग बनाने के लिए दिया गया है। अगर किसी को आपकी सर्विस पसंद आती है तो वो मिनिमम $5 और मैक्सिमम कितना भी प्लेस कर सकता है, लाइक $2000 तक की लिमिट है, शायद इससे भी ज़्यादा अब बढ़ गई है। तो अब क्या हुआ कि हमारी सर्विसेज भी अब बढ़ गई हैं। लाइक स्टार्ट होती हैं वो एक स्पेसिफिक बेसिक प्राइस से, लेकिन जब आप प्रीमियम बाई करते हो तो वो $100 $200 तक भी जाती हैं। आप मल्टीपल ऑर्डर्स में और भी अच्छा कर सकते हो। अब बात रही जो स्टार्टिंग करना चाहता है, उसके लिए तो बहुत कम्पिटिटिव माहौल है, क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं जिनकी 10-10 हज़ार रेटिंग्स तक भी हैं। कई प्रोफाइल ऐसी हैं जहाँ पे आपको रेटिंग ही 50,000 मिलेंगी लोगो डिज़ाइन में। तो आप कैसे बीट करोगे? तो इसका एक सीधा रास्ता ये है कि फाइवर वैसे तो सबको चांस देना चाहता है, ये डेफिनेटली उसने किया है। वो हर प्रोफाइल को क्या करता है, रोटेट करता है प्रोफाइल्स को, और जो बहुत अच्छी प्रोफाइल्स को वो ज़्यादा मौका देखता है ऊपर रहने का। तो अब आपको क्या करना है, उसको चाहिए, और फाइवर के सारे पैरामीटर्स को आपको जज करना है। सबसे पहला पैरामीटर ये देखता है वो कि आपने कितनी जॉब्स की एक हफ्ते के अंदर या एक महीने में, और कितनी जॉब्स उसमें से सक्सेसफुल थी, और जो आपका जो बायर था उसने क्या रिस्पॉन्स दिया है। तो आप ये कैसे कर सकते हो, पहले अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करो, अपने जो दोस्त हैं, आपके रिलेटिव हैं, इनको जो भी काम चाहिए उनको बोलो फाइवर पे ऑर्डर प्लेस करें, वहाँ पे उनका काम करके दो और रेटिंग लो उनसे। तो इससे क्या होगा, आप रेटिंग बढ़ाओगे तो ट्रस्ट बिल्डअप होगा। ठीक है, फाइवर भी आपके ऊपर ट्रस्ट करता है कि लाइक आपने 30 रेटिंग्स ली हैं, 5 स्टार हैं, तो इसका मतलब काम तो आपको आता है। तो पहला जो पॉइंट है वो यहाँ से आपको मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये देखता है कि आप जो बेच रहे हो वो किस वैल्यू का बेच रहे हो। ये भी यहाँ पे बहुत मैटर करता है कि ऐसा तो नहीं है कि आप $50 के काम को सही में $10 में करके दे रहे हो, तो ऑब्वियसली ये आपको इतना महत्व नहीं देगा, क्योंकि अल्टीमेटली फाइवर को भी आपसे कमाना है। अगर आप बहुत सस्ते दाम पे कोई चीज़ बेचने लग जाओगे तो उसकी कमीशन रेट ही कम हो जाएगा, क्योंकि फाइवर 20% कमीशन लेता है, तो उसको भी चाहिए आपसे अच्छा कमाना। तो आप जो ऑर्डर करो ना, मेक श्योर कि आपकी कैटेगरी के अंदर जो आपकी मार्केट है उसमें रिलेटिव वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे $30 के एवरेज ऑर्डर बिक रहे हैं टी शर्ट डिजाइनिंग में, तो ऐसा नहीं है कि आप $4-5 के ऑर्डर इधर उधर से इकट्ठा करके और आप बोल रहे हो कि मेरी तो 50 रेटिंग है और मेरे पास काम नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी एवरेज सेल रेट कम है। ठीक है, बेसिकली फाइवर ये भी देखता है कि आपका कन्वर्जन रेट क्या है, आपके प्रोफाइल के ऊपर कितने सारे लोगों ने विजिट किया और बाई क्या किया। अब देखो, आप ना रिश्तेदारों से ऑर्डर करवा के और दोस्तों से ऑर्डर करवा के फर्स्ट पेज तक तो आ जाओगे एक बार के लिए, बट दूसरे लोग अगर आपकी प्रोफाइल से फिर बाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपका कन्वर्जन रेट डाउन है, तो आपको फाइवर 1 या 2 दिन के बाद में दोबारा कभी फर्स्ट पेज नहीं दिखाएगा। इसका सीधा मतलब ये है, या तो आपकी सर्विस रिलायबल नहीं है, लोगों में उसकी डिमांड ही नहीं है, और अगर डिमांड है और फिर भी आपका बाई नहीं हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो आपने वहाँ पे फोटो लगा रखी है, मॉकअप्स लगाए हैं, या जो गैलरी में, या जो लिखा हुआ है वहाँ पर, या पैकेजेस बनाए हैं, हाँ डेफिनेटली ये जो पैकेजेस बनाए हैं या जो आपकी गैलरी के अंदर जो फोटोज लगे हुए हैं वो लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो आपको लोकल बिजनेस के साथ काम करना पड़ेगा, और जब आपकी प्रोफाइल ट्रस्टफुल बन जाती है उसके बाद में आपकी प्रोफाइल के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए सामान बेचने की उस रिलेवेंट मार्केट में, यानी कि आपके जो सैंपल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, आप उन लोगों के कंपैरिजन में क्या अच्छा दे रहे हो उस प्राइस के अंदर, ये मैटर बहुत करेगा। यानी कि डेफिनेटली ये तो टफ तो है बिगिनर के लिए तो, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अपनी प्रोफाइल्स 3-4 बार वहाँ पे बार चलाई, और हर बार सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ये पहले से ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गया, लेकिन सेम फार्मूला यूज़ करना पड़ता है।
अगर आपको काम आता है ना तो आप फाइवर पे बेचोगे, अगर आपको सही में नहीं आता तो नहीं बिकेगा दोस्त, ये ऐसा ही है। और फाइवर सच में चाहता है कि जो अच्छा आदमी है वो ऊपर रह के अपना सामान बेच पाए, क्योंकि उसकी भी तो घर बन रहा है उससे। एक बार इसको कंक्लूड कर दो बस। सो नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस, नंबर 3 दिस, नंबर 4 जो भी आप बोला। तो फाइवर पे सक्सेसफुल होने का मंत्र बिल्कुल सिंपल है, बेस्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, आपके गिग के ऊपर कन्वर्जन रेट अच्छा होना चाहिए। कन्वर्जन रेट तब अच्छा होता है तब आप सही में वो चीज सेल कर रहे हो जो वहां पे डिमांडिंग है, और सही में आपका टैलेंट वहां पे निखर के आ रहा है आपके सैंपल्स के अंदर। तो कन्वर्जन रेट हो गया हमारा, सैंपल्स हो गए हैं और हाँ, और थर्ड पॉइंट सबसे जरूरी ये है कि आप स्टार्टिंग में अपनी प्रोफाइल को बूस्ट करने के लिए आपके फ्रेंड्स और लोकल बिजनेसेस के साथ काम कर सकते हो, जहां से आपको एक शॉर्ट टर्म बूस्ट तो जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप में टैलेंट है ना तो फाइवर सही में आपको फर्स्ट पेज पे रखेगा, क्योंकि बॉस दोनों को कमाना है, वो भी हैवी कमीशन चार्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। हाँ, तो बीइंग अ वुमन घर संभालते हैं सारे, मतलब चाहे वर्क कल्चर में हो, चाहे काम पूरा करते हो, फिर भी एक वुमन में होता है वो घर संभालने में भी मेन से अच्छे होते हैं, राइट? तो आप कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करते हो? वर्क फ्रॉम होम जॉब है आपकी, है ना, हमेशा घर से ही काम करते हो, आपके हस्बैंड भी साथ ही बैठते हैं, छोटा बेबी भी है, तो कैसे सब कुछ मैनेज करते हो एक साथ? इतना सुंदर घर भी मैनेज करते हो, वो बताओ। मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरा ना लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि एज ए फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर घर से काम करना, क्योंकि इससे क्या होता है कि मैं अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम दे रही हूँ, अपने बच्चे को भी पूरा टाइम दे रही हूँ, और मेरी खुद की सेटिस्फेक्शन भी है कि मैं एक अर्निंग हैंड हूँ अपनी फैमिली में। मैं एक चीज सच बताऊं, मैंने फाइवर छोड़ दिया था 3-4-5 महीने पहले, इन्होंने संभाल रखा है, क्योंकि मेरे पास काम ही इतना है बाहर से, मैं क्या करूं। फाइवर मतलब पहले हम दोनों दिन रात काम करते थे, तो अब इंस्टाग्राम ने अपॉर्चुनिटी दी तो मैंने कहा फाइवर तेरा ये मेरा, तो यार करेंगे ऐसे काम, क्यों नहीं, है ना। तो अब फाइवर पे ये लगातार काम कर रही है, पहले से कई घंटे ज्यादा काम कर रही है। मैं लोगो बनाने में टाइम ही कितना लगाता हूँ, 2 घंटे में लोगो बना के दे देता हूँ। अब इनको जेलिस होती है, अरे बंदा तो सो रहा है, अब टाइम पे सो गया, ये क्या कर दिया इसने, समझ रहे हो, क्योंकि भाई कमा तो बराबर लिया, लोगो तो दे दिया और जो लोगो नहीं होते उन क्लाइंट के मैं रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि वो अप्रूव करने वाले हैं ही नहीं, मैंने देख लिया उनका हिसाब उनके सामने अगर एक लोगो 2 बार में अप्रूव हो गया तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। अगर एक क्लाइंट मजे ले रहा है, वो खुद डिजाइन करने लग जाता है उसके बाद में, आप नहीं हो डिजाइनर, तो वो पीछे बैठ जाता है, हाथ पकड़ हैंड होल्डिंग करता है सब। मैं ये भी पॉडकास्ट पे बोल सकता हूँ कि मैंने सही में ये चीज देखी है कि जो सही में बैड क्लाइंट होते हैं ना, वो अपना काम खुद डिजाइन करने लग जाते हैं। वो आपका 10-12 साल के एक्सपीरियंस को 1 सेकंड में साइड में रख देते हैं, अपने आप ही बताएंगे ये फॉन्ट इसके साथ बेस्ट जा रहा है, ये नहीं जा रहा। वो आप भूल जाते हैं कि आप इस चीज में हो, फिर वो कुछ भी डिजाइन करवा लेते हैं आपसे, और फिर मैं उनको कुछ भी भेजने से मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ इससे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि लोग बोलेंगे अच्छा उसने डिजाइन किया था, उसको तो ये भी नहीं पता कि इस लोगों के साथ ये फॉन्ट भी जा सकता है, और अपना नुकसान ही कराते हैं एट द एंड। हाँ, मैं अभी एक होटल का लोगो हमने किया और हमने इतनी मेहनत की और मैंने द बेस्ट कंसेप्ट प्रेजेंट किया, उसके बाद में वो देख के बोलते हैं कि नहीं नहीं और कुछ बनाओ, फिर हमने और बनाया और बनाया और बनाया, जब 4 कंसेप्ट पूरे हो गए, देन दे सडनली सेड पहले वाला बेस्ट था बॉस। मैंने कहा नो, यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट, तुमने मुझे तंग किया है भाई, व्हाई यू आर एक्सेप्टिंग फर्स्ट, ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, तुम 4th एक्सेप्ट करो, हम यहाँ पहुंचे हैं, मैं नहीं बेच रहा तुम्हें फर्स्ट। बोला नहीं हम तो फर्स्ट ही लेंगे, क्योंकि उन्होंने साइड में भी कोई डिजाइनर लगा रखा था, उससे नहीं बना, तो उसको लगा ये डिजाइनर ने जो बेस्ट काम पहले करके दिया था ये तो बीट हो ही नहीं रहा कहीं से, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया फर्स्ट वाला। तो मैं क्या करूं, मुझे तो ऑब्वियसली पैसे चाहिए थे तो हो गया, लेकिन मैंने उनको मतलब बहुत डांटा, मैंने अपने क्लाइंट को डांटा कि खूब सारा कि यार ये क्या है, मतलब मुझे 7 दिन लगाए रखा आपने खुद बनवाने में, अल्टीमेटली यू एंड अप विद द फर्स्ट वन, दिस इज नॉट गुड। तो हालांकि अब ठीक है लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग आप है। इनको कैसे मैनेज करते हो बताओ पहले, इनको आपका क्या शेड्यूल रहता है पूरे दिन? मैं मोस्टली फाइवर संभालती हूँ, तो फाइवर पे ज़्यादातर क्लाइंट्स हमारे यूएसए के होते हैं, तो ये जो टाइम डिफरेंस है ना, टाइम जोन डिफरेंस हाँ, आ गया, ठीक टाइम है। इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे
एटलीस्ट 1-2 बजे तक तो वहाँ पे ऑनलाइन रहना होता है रात को क्योंकि वो पीक टाइम होता है जब क्लाइंट्स कांटेक्ट करते हैं 9 to 2 राइट? हाँ right. ये पीक टाइम होता है क्योंकि उस टाइम पे क्लाइंट्स इंटरेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, या फिर हमें कोई क्वेरीज होते हैं या फिर न्यू ऑर्डर्स होते हैं ना जो हमें लेने होते हैं फाइवर पे, यही पीक टाइम होता है। तो मोस्टली रोज का यही शेड्यूल है कि 1-2 बजे तक सोना, 3 भी बज जाते हैं। इवन कभी कभी ऐसे भी होता है कि मैं 5 बजे तक काम कर रही हूँ। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं कि क्लाइंट्स से बोलते हैं कि अभी चाहिए, क्विक चाहिए, तो 5 भी बज जाते हैं। फिर मॉर्निंग में काशू का स्कूल हो गया अब स्टार्ट। पहले क्या होता था, थोड़ा सा कम दिक्कत होती क्योंकि स्कूल नहीं था। अब काशू का स्कूल है तो वो सुबह 6 बजे उठ के उसको रेडी करना, स्कूल भेजना। तो पूरी रात सोए ही नहीं एक तरह से। बहुत बार होता है ऐसा कि मैं पूरी रात नहीं सो रही हूँ, फिर मॉर्निंग में उठ के काशू की चीज़ें, मैं वो सारी चीज़ें रेडी करना, स्कूल भेजना, उसके बाद फिर घर का खाना पीना, ये वो, मतलब सारी चीज़ें सब मैनेज कर रहे हो। फिर उसके सो बाद कब रहे हो? दिन में थोड़ी बहुत देर, पर अब उसके बाद फिर काशू आ जाती है, वापिस आ जाती होगी। हाँ 12 बजे वो आ जाती है। उसके बाद वो सोने नहीं देती, तो बीच में 2-3 घंटे होते हैं ना, उसमें सोने का टाइम मिलता है। तो उसमें भी मम्मा ये मम्मा वो बीच बीच में आके, तो कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, पर फिर भी हो जाता है क्योंकि ऐसे लगता है कि हाँ एटलीस्ट मैं घर पे हूँ, मैं अर्निंग हैंड हूँ, मैं सपोर्ट कर रही हूँ, तो इस चीज़ से बहुत अच्छा लगता है। और जैसे 15 जॉब्स इन अ डे आप कर रहे हो, हाँ। तो ऐसा कोई टीम भी है साथ में या आप अकेले ही कर रहे हो सब कुछ? हाँ, जब थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्क एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि हायर करके उस काम को करा सकें, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं रह पाया अभी तक, क्योंकि वो उस क्वालिटी मीट नहीं हो रही है। जो क्वालिटी आप कर पा रहे हो वो सामने वाला बंदा नहीं कर पा रहा। क्योंकि इंडिया में ना टाइपोग्राफी करने वाले लोग हैं ही नहीं, क्योंकि टाइपोग्राफी की समझ ना बहुत वैसी है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि आपका कोई भी एआई इंजन अभी तक बेस्ट टाइपोग्राफी नहीं कर रहा है। आपको बेस्ट इमेज जनरेट करके दे रहा है, मिड जर्नी सारा काम अच्छा कर रहा है, बट आप ना मिड जर्नी को टाइपोग्राफी की कमांड दो, वो नहीं कर पा रहा है। पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा है, इतना भी मुश्किल नहीं है, बट ये मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग बात है कि मिड जर्नी क्यों टाइपोग्राफी नहीं कर पा रहा है। और टाइपोग्राफी बहुत तजुर्बे जैसी चीज़ है कि आपने 1970 वाली टाइपोग्राफी देखी, 1980 में कैसा ट्रेंड था, ठीक है, वो बढ़ता बढ़ता 2000 में कैसा हुआ, और 2020 में तो सीन ही चेंज हो गया है। आज मिनिमलिज्म का ज़माना है, ठीक है, 1990 में ऐसा नहीं था, ठीक है। आप बहुत सारे पॉपुलर फ़ॉन्ट्स देखिए, शक्तिमान क्या ऐसा ही फ़ॉन्ट के साथ था? नहीं था ना, वो डिफरेंट था। लेकिन आज के शो में आपको वैसे फ़ॉन्ट नहीं दिखते हैं, है ना। 1980 में जो मूवीज़ थी उनके फ़ॉन्ट देखिए, जब वो स्टार्ट होती थी कैसे आते थे, आज वो पूरा बदल मेरा चुका यही है। क्वेश्चन था आपसे कि 12-15 साल से यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिज़ाइन, मतलब आप तो टाइम के साथ चले हो। उस टाइम अलग ट्रेंड्स थे, आज अलग ट्रेंड्स हैं, वो ऑटोमेटिकली कवर हुआ। आप बताओ फाइवर का जब आप गिग्स कर रहे हो कैसे काम आता है एक बार, क्योंकि जिसको एक्सपोजर नहीं है उसको तो लगेगा ना यार काम ही नहीं आता, इस पे बेकार प्लेटफॉर्म है, मीम्स ऊपर से बन रहे हैं। आप बताओ कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके पास? प्रोफाइल का तो आपने बताया फंडा, कैसे आपको एस्टैब्लिश पोजीशन करना है, कंपटीशन से आपको आप आना है बाहर, है ना। तो आप बताओ कि कैसे फाइवर पे क्लाइंट्स आ रहे हैं, क्या कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन रहता है, आप ड्राफ्ट कैसे देते हो, फिर वो रिप्लाई कैसे करते हैं, एक जनरल बिहेवियर कैसा रहता है वहाँ पर? फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये होता है कि हमारी फर्स्ट पेज पे प्रोफाइल होनी चाहिए। उसके बाद है ना काफ़ी क्लाइंट्स कांटेक्ट करते हैं, तो जैसे इवन ये भी होता है कि हमारे पास दिन में 10 कांटेक्ट कर रहे हैं। कांटेक्ट कैसे करते हैं, वो क्या होता है? मैसेज, उसमें सीधा डीएम आता है फाइवर पे, अपवर्क पे गिग्स आती हैं, आप बिड करते हो। इवन ये हम ये भी नहीं जानते कि उस प्रोफाइल के पीछे कौन बंदा है, उस प्रोफाइल का रियल नेम क्या है। मतलब ये हमें इवन हमारी प्रोफाइल में जैसे यूज़र नेम जो होता है ये भी नहीं पता होता कि कौन क्लाइंट है, क्या है। इवन हमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम क्लाइंट नाम लिखते हैं कि हे आई एम निशा, ऐसे करके लिखते हैं। यू कैन सिंपली आस्क देम कि आप कहाँ से हो, वो बता देते हैं आपको कौन सी कंपनी है। बट बेसिकली ये बोलना चाहती हैं कि फाइवर पे आपको पहली इंटरेक्शन में यूज़र नेम के साथ में बंदा आता है, तो आप उससे बात करते हो, और बड़े ही शॉर्टेड मैसेज आते हैं कि काम की बात करते हैं, सीधी काम की बात होती है। क्योंकि वहाँ पे बंदा एक तो पहले काम से पहुंचा है, फिर आपकी सब कैटेगरी में वो कहीं से ढूंढता हुआ है, फिर उसने एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च किया है, तब आपसे वो मिल रहा है, फिर उन्होंने इतने सारे गिग्स में से आपका गिग ढूंढ के वो काम की बात करेगा वहाँ पे। फाइवर पे ऑलरेडी मतलब लाखों गिग है, तो आपसे वो काम की बात करेगा। और ये जो फेक
क्लाइंट वाली चीज है ना, ये होती उन लोगों के साथ में है जो बिल्कुल बिगिनर है, या पता नहीं ये क्या चक्कर है कि फाइवर ना बहुत प्रीमियम क्लाइंट को बहुत प्रीमियम सेलर के साथ मिलाता है। उसका एल्गोरिथम बहुत सॉर्टेड है इस चीज में। उसको पता है प्रीमियम सेलर कौन है, प्रीमियम क्लाइंट कौन सा है। हाँ Exactly. ये हमारे साथ है ना बहुत बार होता है। जैसे हमारा कई बार हमने ये चीज नोटिस की, जिनके टॉप पे हैं उनको बेस्ट क्लाइंट मिलते हैं। इवन उनका बिहेवियर अच्छा है, वो पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जिनका आगे पीछे है, सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे है, तो उनके जो क्लाइंट्स होते हैं इवन वो डिस्काउंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो और इवन उनका बिहेवियर थ्रू द प्रोसेस भी अच्छा नहीं होता। तो वो इतने प्रोफेशनल नहीं रहते। हाँ, वो ये चीज होती है। तो जैसे मैसेज आया, उन्होंने कहा ये करना है, फिर आप क्या करते हो नेक्स्ट? उसके बाद मुझे ये देखना होता है कि ये मेरी जो टैलेंट है, मेरी कैटेगरीज में ये चीज़ फिट हो रही है नहीं हो रही। तो उसके बाद मैं उनको प्राइस बताती हूँ, तो उसके बाद हम ऑर्डर्स प्लेस करवाते हैं। प्राइस वो उनको पहले नहीं पता होता, वो उसी टाइम बात करते हैं। यूजुअली क्या होता है, हमारे फाइवर पे ना 3 पैकेजेस हैं। तो कई बार ऐसे होता है क्लाइंट्स को नहीं पता होता कि ये जो मेरी रिक्वायरमेंट है कौन से पैकेज में फिट हो रही है, तो वो मुझे उनको गाइड करनी पड़ती है कि आपकी ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है। तो क्योंकि डिपेंड करता है ना कि कौन से डिज़ाइन में कितना टाइम लगता है, तो इस हिसाब से हम उन्हें ना कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है या फिर क्वालिटी ऑफ वर्क में डिवाइड कर रखा है। तो हमें उनको गाइड करना पड़ता है कि आपको ये चीज़ चूज़ करनी है। तो उस हिसाब से हम फिर ऑर्डर प्लेस होता है, तो विद इन 2-3 डेज और 1 डे डिपेंड करता है कि वो उसका गिग के ऊपर डिपेंड करता है कितना टर्न अराउंड टाइम है या उसकी डेडलाइन क्या है। तो आप अपना डिजाइन करते हो। डिजाइन आप नॉर्मल करते हो या वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही होती है फाइवर की? ऐसा कुछ आर्ली बेस भी काम होता है यहाँ पे? नहीं, फाइवर पे अच्छा, गिग बेस रहता है। हाँ, बट फाइवर ने नया फंक्शन लेके आया है कि यू कैन सेट योर आवरली बेस, लेकिन अभी तक कोई काम का ऐसा फंडा वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि फाइवर ना दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, तो डेफिनेटली वो जल्दी ही इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं इस चीज़ को। वो इस चीज़ से शायद पीछे तो नहीं रहने वाले। तो इंस्टेंट पेमेंट आ जाती है या पेमेंट का भी चक्कर रहता है कुछ? इंस्टेंट आ जाती है, पर वो फाइवर हमारी होल्ड करता है थोड़े टाइम के लिए हमारी पेमेंट। जैसे 7 डे के लिए। हाँ, 7 डेज के लिए वो पेमेंट को होल्ड करता है उस टाइम। उसके बाद फिर जैसे ही ऑर्डर क्लियर होता है, कई बार होता है कि मोस्टली 90% टाइम होता है कि फर्स्ट टाइम में हमारा ऑर्डर क्लियर हो जाता है। पर कई बार होता है रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन डिपेंड करता है क्लाइंट पे या फिर काम पे। तो वो पहले क्लियर हो जाता है कितनी रिवीजन्स का कॉन्ट्रैक्ट है, कितना काम है, कैसे है। ये स्टार्टिंग इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन कर देता हूँ कि एक सेल्स स्किल है फाइवर के लिए जो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव रही है। जब हमारे पास ऑर्डर इन क्यू कम होते हैं तो मेरी मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है कि मैं ज़्यादा काम लूँ, लेकिन जैसे ही मेरे पास अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम चला जाता है तो मेरी प्रायोरिटी बदल जाता है पैसा। मैं चाहता हूँ कि मैं सेम चीज़ को महंगा कैसे बेचूँ, क्योंकि अगर वो क्लाइंट नहीं भी खरीदेगा तो हम ऑलरेडी बुक्ड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर उसने खरीद लिया तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज़ मैंने देखी है। और पता नहीं ये क्या चीज़ है कि जब हम बुक हो जाते हैं, आपकी ऑर्डर इन क्यू 20-30 दिखते हैं, तो जो आपका बायर है ना उसको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि यार ये बहुत अच्छा काम करता है, तभी तो वेट लिस्ट चल रही है, तभी तो इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट है। तो मैंने देखा है कि हम अपने प्राइस को ना मतलब बढ़ा सकते हैं, फिर 30% 40% तक इंक्रीज करके इजीली बेच देते हैं। और वही क्लाइंट रिपीटिव क्लाइंट बनते हैं, क्योंकि आपको पता है पैसा ज़्यादा पे करने वाला क्लाइंट काफ़ी प्रीमियम ही होते हैं और वो मतलब आपको फिर से हायर करते रहते हैं। तो असली ना अर्निंग तो वही करा के जाते हैं। समझा? हाँ, बेसिक पैकेज में आप तंग ज़्यादा होते हो, आपकी अर्निंग कम होती है। लेकिन अगर आपके पास एक बार डिसेंट अमाउंट ऑफ ऑर्डर इकट्ठे हो गए, 10 से प्लस ऑर्डर आ गए, तो आप आराम से बेसिक में भी प्रीमियम प्राइस लगा के बेच सकते हो। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि क्वालिटी जो डिलीवर करनी है वो आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रीमियम को छोड़े ना वो। सही बात है, रिटेन रहे। और सब रिटेन रहे वो। काम तो एट द एंड करना ही पड़ेगा, एज यू सेड अर्लियर। काम आता है तो बेच पाएगा और चलता रहेगा, नहीं आता तो नहीं कर पाएगा। पैकेजेस तो सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि जब आप एक कैनवस पे बैठते हो ना, तो एक डिजाइनर ना अपने मन से डिजाइन करने लग जाता है। फिर वो भूल जाता है कि इस बंदे ने आपको कितने पैसे दिए या 60 दिए या 70 दिए। फिर वो जो बन सकता है वो बनाता है ना। सही बात है। हाँ, ऐसा थोड़ा होता है कम पैसे दिए गंदा डिजाइन बनाओ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग प्रीमियम बाय करें वहां पे। पता है, हमारे जो पैकेजेस तो हैं, पर इवन हमें कई बार ऐसे लगता है कि हमें ना जो बेसिक पैकेज है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है कई बार।
प्रीमियम से। हाँ वो सामने वाला क्लाइंट भी वैसा होगा, तंग करने क्लाइंट वाला। पे डिपेंड करता है वो, कई बार ऐसे होता है। तो हमें हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हमेशा की प्रीमियम पैकेज ही बाय करें, क्योंकि हमें मोस्टली एवरेज टाइम में ना ज़्यादातर वही लगता है, सेम सारे ऑर्डर्स करने ऐसे में। और भी प्लेटफॉर्म्स पे आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म या फाइवर ही, और उस टाइम फाइवर क्यों चूज किया, ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं। देखो, अपवर्क बेस्ट है, फाइवर भी बेस्ट है, लेकिन अब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो आपको समझना पड़ेगा इन दोनों प्लेटफॉर्म में। अपवर्क पे आप बड़ी जॉब्स के लिए जाते हो, लाइक आपको पूरा वेबसाइट डेवलप करवाना है, पूरा पैकेज बनवाना है, पूरी इंडस्ट्री की पूरी ब्रांडिंग होनी है। लेकिन फाइवर ना शॉर्ट जॉब के लिए अच्छा है, लाइक आपको एक टास्क करना है। अगर आपको जस्ट लोगो ही बनवाना है तो फाइवर बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर आपको वेबसाइट में कोई एक फंक्शन के ऊपर काम करना है या कोई एक ऐप डेवलप करवानी है, उसका कुछ पार्ट, तो फाइवर बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन फाइवर बेसिकली इस कंसेप्ट के साथ बना ही नहीं था कि आप पूरे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट करो। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज उन्होंने डाली हैं, बट वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी शॉर्ट जॉब है। ये आप सिंपली देख सकते हो, लोगों के ऊपर आपको 50-50 हज़ार रेटिंग्स मिल रही हैं गिग्स के ऊपर। लेकिन जो बड़ी जॉब्स हैं, लाइक वेबसाइट जो डेवलपर हैं, उनके गिग्स पे इतनी नहीं है। यानी कि वेडिंग एडिटर है, वो अपवर्क पे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं एज कम्पेयर टू फाइवर पे। समझा। ठीक है। और अब क्या है, अब जैसे मेरा जैसा बंदा है जिसको शॉर्ट जॉब करके लार्ज रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो अगर वो अपवर्क पे जाएगा ना, तो आप $40-50 के लिए बिड नहीं कर सकते। आप तो फिर बिड ही करते रह जाओगे। बिड करने में भी तो पैसे लग रहे हैं। हाँ, और बिड करने में आपके पैसे लग रहे हैं, तो आप बिड ही करते रह जाओगे, काम कब करोगे। फाइवर पे ये प्रोसेस ऑटोमेट है, या तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आते हैं आपके पास। फाइवर पे तो आपकी दुकान है, उसमें जो सामान मिल रहा है तो लोग काउंटर पे आ रहे हैं, फटाफट पेमेंट कर रहे हैं, आपसे बिना पूछे भी पेमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि सब लिस्टेड है कि क्या चीज़ है। ठीक है। अभी एक फ्रीलांसर को जो प्लेटफॉर्म्स पे नहीं भी है, चल रहा है उसका काम, थोड़ा बहुत कैसे इनकम बढ़ाए अपनी? सबसे बेस्ट काम ये है, आप बाजार में जाओ। आप अगर पालिका दुकान में दुकान ही नहीं खोल रखी, आपने पालिका बाजार में अगर आपकी दुकान ही नहीं है, तो आपकी सेल नहीं बढ़ेंगी वहाँ पे। देखो, सिंपल इस चीज़ को, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को सिंपल तरीके से समझो। दिल्ली कनॉट प्लेस में दुकान खोलने का मतलब कंपटीशन है, बट इसका मतलब ये भी तो है कि बायर वहाँ पे ज़्यादा है, तो आपकी सेल के चांसेस बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पालिका बाजार में अगर आपको सस्ता बेचना है, तो पालिका बाजार में अगर आपकी दुकान है, तो वहाँ पे बिकने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट ज़्यादा आ रहा है। तो जब तक आप किसी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करके वहाँ पे काम ही नहीं करोगे, तो आपके पास क्लाइंट लेके आना सोशल मीडिया से थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। हमारी कंसिस्टेंसी बन पाई क्योंकि फाइवर ने हमेशा टॉप पेज पे रखा, क्योंकि हमें टॉप पेज पे रहना आ भी गया, और ये सब लोग सीख सकते हैं। ऐसा तो स्टेबिलिटी फाइवर से आ गई। अब इंस्टाग्राम पे योर कंटेंट इज ग्रोइंग, यू आर टचिंग 100K फॉलोअर्स। वो साउंड बार भी याद है ना आपको? मेरी हाँ। तो उसमें उसके बाद अब इंस्टाग्राम से कितना वर्कफ्लो आ रहा है, कैसे चल रहा है काम? इंस्टाग्राम ने फाइवर को आधा रिप्लेस कर दिया है। मतलब अच्छा, यहाँ पे इंस्टाग्राम आके खड़ा हो गया है, यहाँ पे फाइवर है। अब दोनों 50-50 पे हैं? दोनों 50-50 हो गए हैं ऑलमोस्ट। और ये कितने देर में हुआ इंस्टाग्राम पे? ये तो बहुत जल्दी हो गया, ये सच बताओ तो सेकंड मंथ हो गया था। सेकंड मंथ। और उधर कितने साल लगे आपको? देखो, फाइवर की एक और भी बात बता देता हूँ। आपने साल पूछा, तो फाइवर का एक बेस्ट चीज ये थी कि वहां पे मुझे साल नहीं लगे, 2 महीने में मैं अपने मैक्सिमम रेवेन्यू तक पहुंच गया था। ठीक है, तो 2 महीने में पहुंचा। अब करेंसी का डिफरेंस आता है, लाइक आप आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आज पहुंच के वो 3 लाख 4 लाख हो जाता है। ठीक है, तो वो तो करेंसी का डिफरेंस हुआ है ना, इन्फ्लेशन का जो डिफरेंस है वो हुआ। तो अब क्या हुआ, सेम चीजें देखो इंस्टाग्राम ने भी 2 ही महीने में कर दी। अब आपको इतना लोगों को दिखा रहे हो कि मैं मतलब डिजाइनिंग प्रोसेस ऐसे है, मैं डिजाइन ऐसे बनाता हूँ, लोगो ऐसे बनाता हूँ, तो ये इतनी बड़ी दुनिया है, लोग तो हायर करेंगे ही। तो जो डिजाइनर्स हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं लिटरली ये सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप में कैपेबिलिटी है कंटेंट बनाने की, तो पब्लिक को दिखाओ कि मैं ऐसे डिजाइन बना के दुनिया को प्रेजेंट, मतलब ऐसे मैं डिजाइन बनाता हूँ और ये सही में कंसेप्चुअल है। सो अभी लोगो डिजाइन, जैसे टाइम की बात करो, 15 साल हो गए है ना, तो लोगो आप 12 साल हो गए आपको। आप बता रहे थे, तो स्टार्टिंग में आप लोगो बना रहे थे, आपने कहा 200-400 रुपए में लोगो बना रहे थे, जो कितना क्या ही होते 200-400 रुपए। और अब आप 40,000 50,000 लाख रुपए का लोगो बना रहे हो, तो वो कैसे कर पा रहे हो, और क्या क्या एक्स्ट्रा इनपुट दे पा रहे हो उसमें, कैसे कर पा रहे हो? एग्जैक्टली, ये एक्चुअली मोस्ट
आस्क्ड क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पे भी कि सर ये प्राइस हमें तो कोई नहीं देता, आपको इतना क्यों दे रहे हैं लोग, है ना? क्यों दे रहे हैं? तो ये डिफरेंस मैंने सबसे पहले मैंने खुद सोचा कि क्या मैं ऐसा करूं कि जिससे ये प्राइस बढ़ाया जा सके, क्योंकि अगर हम अपनी डिज़ाइन प्रोसेस नहीं दिखाते ना, तो आप आज के दिन इंडियन मार्केट में आप 5-6 हज़ार ही प्राइस है उसका, जो प्रैक्टिकल प्राइस है। लेकिन आप ऐसा क्या करो कि वो इतना बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा आपकी नॉलेज को, और नॉलेज के बलबूते पे आप ये कर सकते हो। अब इसमें डिफरेंस क्या है इन लोगों में? देखो, पहले मैं बनाता था डिज़ाइंस, अब मैं बेचता हूँ कॉन्सेप्ट। पहले मैं सिंपल डिज़ाइन दिखाता था, मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं किसी लोगों को सुंदर कैसे बनाऊं, उसमें बेस्ट टाइपोग्राफी कैसे लिखूं, अब ये देखने में सुंदर लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है, ये सिर्फ इतनी तक कहानी थी, ये मेरे क्लाइंट को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। अब चीज़ें बदल गई हैं। अब मैं फ़ोन पे जब बात करता हूँ उनसे, तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं आपको एक सॉलिड कंसेप्ट बेच रहा हूँ। मैं आपको लोगो, तो बहुत देर की बात है कि मैं आपको एक ऐसा लोगो दे रहा हूँ जो आपकी ब्रांड स्टोरी बता रहा है, जो आपके दिल की भावनाएं वहां पे मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, और जो लोगो है वो पूरा रिफ्लेक्ट करता है आपकी ब्रांड के मूड को, ठीक है? और ये वो चीज है जो आपकी चेस्ट पे, शायद आपकी टी शर्ट्स पे लगी रहेगी अगले 15-20 साल भी। तो एक टाइमलेस लोगो यू आर मेकिंग। हाँ, एक टाइमलेस लोगो, एक स्टोरी टेलिंग डिजाइन, एक इंस्पिरेशनल पीस ऑफ वर्क मैं आपको दे रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड में कहीं पे भी मैच नहीं होगा, ये भी मैं इंश्योर करके दूंगा कि वो ट्रेडमार्क भी अवेलेबल। हाँ, अगर आपको ऐसा वर्क चाहिए तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू चार्ज, बिकॉज मुझे ये काम करना अच्छे से आता है और मैं यही काम करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये इतना ज़रूरी आपके लिए नहीं है, आप अपने ब्रांड के लिए इतने सीरियस नहीं हो, तो शायद फिर मैं भी आपके लिए नहीं हूँ यहाँ पे। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सेल की टेक्निक्स हैं, ये आपके प्राइस को बढ़ाती हैं, और डेफिनेटली मैं उस लोगों के ऊपर मेहनत करके भी दे रहा हूँ। और अब मैं कॉन्सेप्ट बेचने लग गया हूँ, जैसे कि आपने रील्स में भी देखा होगा, मैं कोशिश करता हूँ ब्रांड के लेटर्स से कुछ मीनिंगफुल बनाने का, या फिर कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ लाइक जो हम उसमें ऐड ऑन कर सकें, या जो कुछ जो पास्ट स्टोरी है जो ओनर ने हमें बताई है, उससे कुछ एलिमेंट वहाँ पे कंबाइन करके कुछ बहुत ही क्रिएटिव चीज़ प्रेजेंट की जा सके। और साथ में सिर्फ बात इतना ही नहीं है कि वो क्रिएटिव हो, बात ये हो जो ब्रांड है उसको वह क्या अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। वो टाइमलेस होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, वो रिमेम्बरेबल होना चाहिए, वो याद रखने के लायक हो, ताकि एक बार। और सबसे बड़ी बात, जो बायर है आपकी, जो कंपनी के जो क्राउड है, डेफिनेटली वो लोगों ट्रस्टफुल होना चाहिए उनके लिए, कि देखते ही पता चलना चाहिए कि हाँ, ट्रस्टफुल ब्रांड है। खराब लोग ही ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो पहले आप बेच रहे थे डिजाइन, अब आप बेच रहे हो थॉट। तो आप कह रहे हो जो डिफरेंस है 400 से 40,000 का, वो एक थॉट का डिफरेंस है। अब थॉट का पैसा मिल रहा है। हाँ, अब टूल चलाने के पैसे तो देखो कोई नहीं देता है, टूल तो सब डिजाइनर्स को आ रहे हैं जो भी है। अब यहाँ पे ना आइडिया बिकता है, और ब्रांडिंग होती ही आइडिया बेस है ना। आपकी सेल्स कितनी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती हैं। लाइक अगर आपका सिर्फ एक पैकेट खराब है, आपकी कंपनी को डुबो सकता है वो। अगर आपका पैकेट बहुत अच्छा है, पेपर बोट ने कितना अच्छा काम किया इसके ऊपर, एक डूबती हुई कंपनी कितनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी जब से इनके पैकेट्स चेंज किए इन्होंने, पैकेजिंग चेंज की। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंस्टेंटली इम्प्रूव हो जाती हैं सिर्फ आपके डिज़ाइनिंग से। कि अगर जिन कंपनी ओनर्स ने इसकी पावर को नहीं समझा डिज़ाइनिंग की, उनकी कंपनीज मतलब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। और जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे स्तर पे हैं। एप्पल ने बहुत ही मिनिमलिस्ट तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम के साथ अपने डिज़ाइन चेंज किए हैं। आज वो इतने मिनिमलिस्ट हैं और इतने मीनिंगफुल हैं कि आपको देखते ही पहली फील क्या आती है, ट्रस्ट, सिंप्लिसिटी, यही तो दिखता है। वोल्वो कार्स, मर्सिडीज, उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए, आपको इतना स्पेशियस फील होगा। ठीक है, यहाँ पे एक सीधा कंसेप्ट है, स्पेस इज इक्वल टू ट्रस्ट, रिलैक्स फीलिंग। तो जितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो हमेशा अपनी वेबसाइट को बहुत खुला रखती हैं। उनके डिज़ाइन प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत कम चीज़ें लिखी होती हैं, जो ब्रीदिंग स्पेस ज़्यादा रहता है। हाँ, वही बात लिखी होगी। तो जहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस है वहाँ पे आप रिलैक्स हो रहे हो, आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा घिचपिच है, आपका ट्रस्ट लूज हो जाता है उस चीज़ से। लेकिन ये भी एक सब कैटेगरी है कि वो घिचपिच भी आपने कैसे की है। लाइक सपोज जैसे गोपाल स्वीट्स है, उनके डब्बे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड
डिज़ाइन है, बट आपको उसको देख के बहुत अच्छा लगता है, आपको वो मिठाइयाँ खरीदने का मन करता है। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग है। तो अगर उनके अंदर भी प्रीमियम क्वालिटी ऐड की गई है, एक अच्छी स्टोरी है, तो वो चीज़ें भी अच्छी बनाई जा सकती हैं। अब इन चीज़ों में आप पूछोगे कि दोनों तरह की बात होगी। यही तो ग्राफिक डिज़ाइनर की एक आर्ट है कि आप कैसे इतने डेप्थ में जाके और किसी ब्रांड को प्रेजेंट कर पाते हो पब्लिक के सामने। चाहे वो वे कोई भी हो, मिनिमल चाहे क्लटर, हाँ, समझा। वाइन बॉटल्स पे देख लीजिए आप, कितनी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइनिंग की जाती है। टेक्सचर्स, टेक्सचर, इंग्रेविंग, इंग्रेडिएंट्स होते हैं और विंटेज तरीके से फॉन्ट लिखे जाते हैं। तो हमेशा ये बात भी सच नहीं है कि जो मिनिमलिस्ट है वही बेस्ट है। ये तभी तो है, सब एक्सप्लेन ना करके ग्राफिक डिजाइनिंग सीरियसली एक आर्ट है, जो कि आप कैनवस पे उतारने के बाद ही पता चलता है कि जो जिसने काम किया है वो कितना टैलेंटेड था। बहुत अच्छा लगता है ना आपको ग्राफिक डिजाइनर हो आप? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिल से हो एकदम। मैं पूरा दिल से डिजाइनर हूँ। हाँ, अब तक का सबसे वियर्डेस्ट क्लाइंट का एक्सपीरियंस क्या रहा आप दोनों का? ओके। हाँ सबसे अजीब क्लाइंट आया हो, कोई कुछ ही बोल गया हो, फाइवर पे या इंस्टाग्राम से आया हो, कैसे आया हो? हाँ हाँ, कुछ रिकॉल कर सकते हो? हाँ, रिकॉल कर सकते हैं डेफिनेटली। आप कर सकते हो? तुम्हें याद है एक बार सोचती हम हूँ। मॉल में गए थे, ब्लू स्टोन वाले में, वो कितना गुस्से में हाँ। था। उनको आपका था वो एक्सट्रीम, client? हम दोनों का एक क्लाइंट था वो। ठीक है, तो पहले इन्होंने डिजाइन किया उसके लिए, तो वो थोड़ा पसंद नहीं आ रहा था। फिर मैंने डिजाइन किया, इन्होंने बोला ये बहुत खराब क्लाइंट है। मैंने कहा मैं सब देख लूंगा। तो फिर मैंने डिजाइन किया, तो वो उन्होंने लिखा आई एम रियली लाइकिंग इट। फिर उन्होंने एडिटिंग्स मांगी, फिर मैं करता गया, एडिटिंग्स मांगी। वो बहुत छोटा ऑर्डर था यार, वो $50 का ऑर्डर था। उन्होंने हमसे 7-8 एडिटिंग करवाई, पूरे डिजाइन रीडिजाइन करते रहे। हमने काम किया है, क्योंकि फाइवर पे एक ये भी fear है, रेटिंग, कि एक बार ऑर्डर आ गया तो आपको रेटिंग बेस्ट चाहिएगी। तो हम काम करते गए और 7-8 एडिटिंग्स के बाद भी वो कैंसिल हुआ, और वो हमें उल्टा सुनाने लग गया था कि यू हैव वेस्टेड आवर टाइम, यू डोंट नो हाउ टू डिजाइन। तो मतलब दैट वाज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस। और वो ऐसे बोल रहा है कि आई विल कंप्लेन टू फाइवर, कि ऐसे सेलर्स भी हैं यहाँ पे जो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यू शुड किक आउट दोज सेलर्स। हालांकि ऐसे कुछ होता नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, बट आई वाज लिटरली गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि मतलब इतना काम करने के बाद भी, और वो भी यूएस का बंदा $50 के लिए वो पार्किंग दे देते हैं यार। तो ये एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही एक्सट्रीमली बैड। फिर वो क्लाइंट हमारे पास फिर से आया 10-20 दिन के बाद में घूम के, कि सर आपका वर्क ही बेस्ट था, अरे क्या विल यू डू जज्बात बदल दिए, वन मोर डिजाइन फॉर अस। मैंने उसको सीधा ब्लॉक कर दिया, क्योंकि एक बार तो मुश्किल से पीछा छूटा है आपसे। रेटिंग गंदी देगी क्या फिर? नहीं, उसने रेटिंग काम Cancel. चलाओ ही दी थी, 2-3 स्टार ऐसा ही कुछ दिया। कैंसिल हो गया था। कैंसिल कैंसिल हो गया था। 8 एडिटिंग के बाद कैंसिल हो गया था। ये बहुत मतलब फ्रस्ट्रेटिंग है। ऐसा है। और कोई गिग आपने की है वहां पर फाइवर पे जिसको देख कर लगा हो यार इसके भी पैसे मिल सकते हैं, ऐसी कोई अजीब गिग आ गई हो? तो जब हमने स्टार्ट किया था फाइवर पे, तो सेकंड मेरा गिग था कि उस टाइम पे एक चीज बिकती थी कि मैं आपकी यूट्यूब के ऊपर 2000 व्यू लेके आऊंगा, मैं आपसे $20 चार्ज करूंगा। तो मुझे तो खुद नहीं पता था कि यूट्यूब पे व्यू कैसे लेके आने हैं। तो मैं सोचा एक गिग बना लेते हैं, व्यू तो उसके अपने आप ही आ जाएंगे। तो थोड़े दिन के बाद में मैं बोल दूंगा कि मैं लेके आया हूँ। तो ये मेरी प्रोफाइल ब्लॉक हुई थी, तब की बातें हैं। ऐसी हरकतें करोगे ब्लॉक ही होगी। हाँ, अरे यार। तो मेरा वो गिग बिका, 6-7 लोगों ने बाई किया बड़े अच्छे से, 4000 व्यू लेके आओ यार, $40 पे कर रहा हूँ। मैंने वो सारा पैसा ऑर्डर कंप्लीट करवा के, क्योंकि हम बोलते थे कि अभी ऑर्डर कंप्लीट करना है, 10-20 दिन लगेंगे इस काम में, तो मैंने सारा यूज कर लिया। एक भी क्लाइंट का काम नहीं हुआ, वो प्रोफाइल ब्लॉक कर दी फाइवर ने। सबकी कंप्लेन चली गई वहां पे कि वी नीड रिफंड फ्रॉम हिम। तो उस टाइम पे फाइवर भी बहुत कच्चा था, अभी 10 साल पहले। हाँ 10 साल हाँ, पहले बहुत कच्चा फाइवर था, मतलब कुछ भी करता रहता था। आज वो वैसा नहीं है, सब ट्रेंड हो गया, सब एकदम इवॉल्व हुए हैं टाइम के साथ। हाँ, और इंडिया में लिटरली मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूँ जो वेब डेवलपर हैं या फिर एडिटिंग कर रहे हैं, तो उनके रेवेन्यू काफ़ी अच्छे हैं, लाइक 5 लाख 4 लाख पर मंथ। मैं ऐसे बंदों से भी मिला हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी हुआ है कि उनकी प्रोफाइल बिना कोई सर्टेन रीजन के लोकेशन कुछ एक एरर दिखाता है फाइवर कि इनएप्रोप्रिएट लोकेशन चेंज फाउंड, कुछ ऐसे करके, और वो सिंपली ब्लॉक कर देता है।
उसके बाद तो- कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। ये मेरे साथ 2 लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज किया हुआ है, तो मैंने उनसे उनकी प्रोफाइल देखी, वहाँ पे वो पूरी तरह से लोग हैं और वो बहुत ही हाई अर्निंग प्रोफाइल्स थी करने वाली तो प्रोफाइल एकदम जीरो हो जाता है। मतलब आज आप लाखों कमा रहे हो, कल से जीरो हो जाता है हाँ, फाइवर। डेफिनेटली। और आप फिर हो नई सकता प्रोफाइल बनाओगे तो वो नई हाँ, प्रोफाइल पर कंसिडर मैंने होगी। एक चीज सच्ची बताऊं, जिसमें टैलेंट होता है ना वो बंदा रुकता नहीं है। उन दोनों से पूछा मैंने 2-3 महीने के बाद क्या कर रहे हो, दे एंड अप सेइंग कि हमारा खुद का हमने एजेंसी खोल ली है, हमारी वेबसाइट्स हैं प्रॉपर, अब हम इंडिया में कर रहे हैं काम, अब यूएस के क्लाइंट्स को एडसेंस पे ऐड दिखा के वैसे लेके आ तो रहे हैं। कहीं ना कहीं बट माध्यम से मतलब हो जो गया, आदमी टैलेंटेड है ना वो रुकता उसको कोई नहीं रोक है। नहीं सकता। हाँ, कोई रोक नहीं सकता, और वो फिर से काम करने लग जाते हैं, अपवर्क पे चले जाते हैं, पीपल पर आवर पे चले जाते हैं। तो काफी अपॉर्चुनिटी है। बिगनर के पास ना फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आवर, 99 डिजाइन एक टफर साइड में है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी है। कंपटीशन फर्स्ट वाला ही जीतेगा, राइट? हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने प्राइजेस होते हैं उसमें? हाँ, मतलब सही में तो फर्स्ट वाला ही जीतता फर्स्ट वाला ही है। जीतता लोगों है। में तो आप सेकंड थर्ड को कैसे जिताओगे, फर्स्ट वाला ही जीतेगा। तो लेकिन 99design.com पे जिसकी प्रोफाइल है ना वो बहुत अच्छी अर्निंग वहां से कर सकता है, क्योंकि कंपनीज भी अच्छी अप्रोच करती हैं वहाँ पे। तो एक क्लाइंट आया था मेरे पास, उसने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया वो 50 था, यूएस का क्लाइंट था। इवन उसने मेरे को टिप भी दी, उसके बाद 50 डॉलर के ऑर्डर के बाद टिप भी दी। नेक्स्ट टाइम आया, आई वांट सम डिस्काउंट, आई एम रिपीटिव क्लाइंट, तो मैंने कहा चलो ठीक है 40 में। उसने 2-3 ऑर्डर किए, वो मेरा प्राइस सेम टाइप के ऑर्डर का वो मेरा $10 पे ले आया। ओके। हाँ, तो कई बार ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, इनको ना पता चल जाता है कि फाइवर के सिस्टम का फ़ायदा भी उठाते हैं कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज रेटिंग खराब। तो ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं हमारे पास कई तो बार। ये चैलेंज है वहाँ इसको पे। कैसे चैलेंज को? हाँ, ये बहुत ये- बड़ा चैलेंज है, और इसको टैकल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फाइवर पे आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो किसी की भी प्रोफाइल पे। आप प्रीमियम वर्क मांग सकते हो बेसिक करके, और आप सिंपली बोल दो कि आई विल जस्ट कैंसिल द ऑर्डर, तो आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता। Even- वो तो कैंसिल करके निकल जाएगा, लेकिन आपका तो सारा ही लॉस है। आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तो फाइवर समझता है इससे काम नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इस चीज को कैसे आप बताओगे कि प्रीमियम चीज को बेसिक में खरीदा गया है, आप उससे रिक्वेस्ट करते रहो, नहीं पे करते हैं। बट ये ऐसा होता है कि 100 ऑर्डर में से 2 ऑर्डर में, सब ऑर्डर्स में नहीं होता। और देखो, हर तरह के लोग हैं, हर हर जगह। तरीके के लोग हैं दुनिया में, और मोस्टली ये वो ऐसे क्लाइंट्स वो होते हैं जो बेसिक 10 पे ही नहीं करना चाहते। उनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है जो ये काम करते हैं ऐसे हमेशा। दुनिया में तो सारे लोग हैं। जोमेटो से भी तो खाना खा के हाँ, लोग वापस। रिफंड ले लेते हैं। ऐसे लोगों का क्या है, ये तो फायदा तो हर जगह उठाया जाता है ना, सेलर इस का। फायदे बेचारे पे- अच्छे रेस्टोरेंट का खाना खा के रिफंड रिक्वेस्ट डाल देते हैं, तो वो तो सेम, ये तो हम मान के चलते हैं कि ये टॉलरेंस तो हमें लेनी होती पड़ेगी, है है ना। इवन अभी भी इतने साल हो गए हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, 2-3 दिन में एक क्लाइंट तो ऐसा आ जाता है कि प्लेस कर दिया, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें करना पड़ेगा। हाँ। और करते भी हैं। तो इतने बड़े लेवल पर आकर भी पेशेंस अभी भी रखनी हाँ, पड़ती है, छोटे छोटे बिल्कुल। गिग्स के लिए भी। हाँ। हाँ, और ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि जो अब और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑर्डर्स हैं वो बढ़ गए हैं, तो उनमें से जो इस टाइप के ऑर्डर्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपके पास में 25 ऑर्डर हैं, तो आपको 3 बंदे तो ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो आपके साथ खेल रहे हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा ये चीजें कैसे टैकल करनी है, क्योंकि बिजनेस कहीं पे भी कर रहे हो, आसान तो देखो हर जगह ये मुश्किल होने वाला है ना। तो आपको ये तो सीखना पड़ेगा। अभी टोटल कितनी प्रोफाइल है आपकी? एक प्रोफाइल है हम, दोनों की एक ही है? हाँ, एक हम ही। एक तो अभी बैकअप के लिए कुछ रखा हुआ है? इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम नहीं, बैकअप प्रोफाइल बना सकते हैं वैसे ऐसे नहीं। पीछे से? नहीं बना नहीं। सकते। ओके। इवन हम स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि हम अलग अलग प्रोफाइल बनाएंगे, पर ना जैसे इंटरनेट कनेक्शन सेम है तो मे बी रिस्क होता है कि दोनों प्रोफाइल ब्लॉक हो जाए, तो इसलिए हमने कभी ये रिस्क लिया ही नहीं। हमारे पास सफिशिएंट ऑर्डर होते हैं दोनों के लिए। हमारे पास काफी काम है। हाँ, हमारे जरूरत पास ही नहीं पड़ी हमें मतलब कभी। हमारे पास इतना काम होता है कि हम काम कर करके कई बार हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई थम जा, कि हम मतलब थक गए हैं, हमें थोड़ा रिलैक्स करने दे। तो ऐसा है, ये फैक्ट है। देखो फाइवर पे क्या है ना, कि मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर मैंने यहाँ पे 20 गिग बना दिए हैं, क्योंकि आप लेवल 2 तक 20 गिग बना सकते हो, लेवल 1 तक 10 गिग बना सकते हो। तो लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करते हैं, 10 गिग बना के रखेंगे और बोलेंगे सर मैंने तो इतने गिग बनाए हैं, मेरे पास तो काम ही नहीं आ रहा है। और मेरे तो प्रोफाइल भी 2 हैं, दोनों पे 10-10 बना लिए हैं।
आप बोल रहे हो यहाँ पे काम आता है मेरा एक प्रोफाइल 1 गिग जहाँ पे मैं 20 बना सकता हूँ, लेकिन 1 गिग आज तक, और वो भरा रहता है काम से। क्यों? क्योंकि मैंने एल्गोरिदम को समझा है ना। एल्गोरिदम ये नहीं चाह रहा कि आप कुछ भी बेचो भाई, एक चीज अच्छे से बेचो बेसिकली। 30 लाख लोग हैं, आप कितना ही दिमाग मतलब जितना फालतू का चीज इधर उधर करोगे आपको कोई फायदा नहीं है। आप एक चीज बेचो, द बेस्ट बेचो, आप ऊपर रहोगे। अगर आप अपनी पूरी एनर्जी खराब कर दोगे इधर उधर, तो आप कैसे बेस्ट हो पाओगे? ये ओलंपिक की तरह है, सही बताऊं तो सही मायने में आपको गोल्ड मेडल लेके आना है। तो वो बहुत रेयर बात है कि एक एथलीट 4-5 गोल्ड मेडल डिफरेंट स्पोर्ट्स में लेके आए। वो तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम मतलब एक्स्ट्रा प्रोफाइल्स होती है ना। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक स्पोर्ट एक गोल्ड मेडल, तो आपको एक ही लेके आना है यहाँ पे। अगर आप 10 प्रोफाइल बनाओगे ना, लाइक 10 गिग्स बनाओगे, आप कहीं नहीं टिकोगे। तो मैं क्यों 1 गिग पे टिका हुआ हूँ इतने सारे साल से? अभी क्या गिग है आपकी? वो आई विल डू अमेजिंग टाइपोग्राफी टी शर्ट डिजाइन। ये आपका मेजर यही है? हाँ, और हम लोगो बनाते हैं डायरेक्ट क्लाइंट्स के लिए। तो मैं लोगो बेचता हूँ और टी शर्ट्स हम बेचते हैं फाइवर के ऊपर, क्योंकि टी शर्ट्स फाइवर से बाहर बेचना रिलायबल नहीं है, लोगो फाइवर पे बेचना इतना रिलायबल नहीं है। ओके, ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से जान लिया। ये माइंड गेम है, इट्स नॉट लाइक कि आ नहीं रही, आपने समझा ही नहीं एल्गोरिथम को, मार्केट को, अपने आप को, राइट? पोजीशनिंग आपकी क्या है, सब मैटर करती है। हाँ, ये ज्यादातर ना एक सेल टेक्निक भी है। क्लाइंट से आप बात कैसे करते हो, अपने प्राइस पे मना पा रहे हो नहीं मना पा रहे हो, उसका काम कैसा करके देते हो। यहाँ पे 70% तो रिपीट बिजनेस है ना। तो अगर आपके पास रिपीट बिजनेस नहीं आ रहा है तो आपके पास रिपीट बैज नहीं होगा, उससे भी कुछ फ़ायदा होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे एक अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं फाइबर की। लाइक सपोज करो कि मुझे बहुत इमरजेंसी हो गई है अभी, ठीक है, और मुझे निकलना है अभी के अभी। आपके अभी 3 ऑर्डर हैं रात को, आप तीनों को एक्सटेंड रिक्वेस्ट भेज के निकल सकते हो इमरजेंसी में। आपको किसी से पूछना नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर उनमें से किसी का मन कर रहा है कि मेरे को कैंसिल करना, कर दो भाई कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवर रेटिंग वगैरह उसमें देखो, अगर आप इतना लार्ज वॉल्यूम पे काम कर रहे हो, फाइबर आपकी 3-4 गलतियां माफ करता है, मतलब उसके, लेकिन उसके बाद नहीं। उसके बाद में क्या करता है, वो आपकी बेसिकली गिग को ड्रॉप डाउन कर देता है, फिर भी आप इम्प्रूव करके ऊपर आ सकते हो। तो ये ऐसा ही है, आपका मन नहीं कर रहा, आप सीढ़ी से 2 स्टेप नीचे लेके रेस्ट कर रहे हो, फिर आप अपने आप को बूस्ट करो 2-4 दिन, आप फिर ऊपर आ जाओ। और ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सच बात होता हूँ तो। अगर आप सही मार्केट पे हो ना, सही आपकी सब कैटेगरी है, अगर आपको वो काम सही में सही से करना आता है तो फिर ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको काम ही नहीं करना आता फिर तो डिफिकल्ट ही है ये। सही बात है। हाँ, ये सब क्वालिटी का गेम है। अभी व्हाट्स नेक्स्ट, क्या करना चाहोगे? नेक्स्ट देखो, डेफिनेटली मैं इंस्टाग्राम पे आया तो इसलिए क्योंकि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी उम्र बैठ के बहुत ज़्यादा काम तो मैं नहीं करना चाहता। अब बारी आ गई है एजुकेशन की, तो मैं लोगों को एजुकेट करूंगा। बहुत ही ट्रेंडिंग टूल्स, बहुत ही ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, लाइक मिड जर्नी में लोगों ने सिर्फ प्रॉम्प्ट्स डाल के इमेज जनरेट करना सीखा है, बट ये कहानी इतनी नहीं है। आप मिड जर्नी के एक बार सेटिंग ऑप्शंस में जाके देखिए, आपको तो इंजन ही 7 मिलेंगे वहाँ पे, 7 से 8 इंजन, और उनका फंक्शन भी अलग है। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ करता है, लोगों को पता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा है उनके बारे में। अब मुझे सपोज करो कि किसी फोटो को लेके और सिमिलर पोर्ट्रेट्स जनरेट करने, ठीक है, तो मिड जर्नी में आप कितने भी प्रॉम्प्ट्स डाले जाओ कि फोटो लाइक दिस एज आई अपलोडेड, लिंक ये है, इसको कर दो, ऐसा कर दो, कभी नहीं करेगा वो। फिर आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा, ठीक है, कि डिफरेंट फंक्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, अल्फा 6 जनरेशन इंजन यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद में डुप्लीकेट मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। तो मतलब आपको थोड़ा एडवांस रह के काम करना है, क्यों ना, अब ये सीखने की बारी है, और ये इसके बिना तो काम चलने वाला ही नहीं है ना ग्राफिक डिज़ाइनर्स का। तो थोड़ा एजुकेट कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग में कंसेप्ट कैसे बनाते हैं ये सब लोगों ने दिखाया है, लेकिन मैं अब प्रोसेस दिखाना चाह रहा हूँ। तो मुझे पता है कि जब हम वर्क प्रोसेस दिखाते हैं ना, तो बहुत अच्छे प्रीमियम क्लाइंट को ये समझ में आता है कि आप एक क्रेडिबिलिटी भी हाँ, वो तो बनती है। वो ये भी समझ पाता है कि आपकी सोच कहाँ तक जा रही है, तो आपको एक महंगा काम भी मिलता है। और ये भी सब बिगनर लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम पे अपना वर्क प्रोसेस दिखा सकते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको काम भी मिल सकता है, सबको मिलता है।
समझा। आजकल ना पोर्टफोलियो बना बनाया दिखाने से जरूरी हो गया है वर्क प्रोसेस दिखाना। पोर्टफोलियो में आप कितने भी फोटो चिपका दो यार, यहाँ वहां से कौन, उसकी क्या प्रूफ है कि ये आपने ही बनाया है। आप तो पूरी बोल रहे हो कि मैंने ये बनाया ऐसे बनाया, लेकिन अगर आप अपनी वर्क प्रोसेस की वीडियोज आपके पास में है, कोई यूट्यूब चैनल्स है, कोई इंस्टाग्राम चैनल पे आपके पास में पूरा वर्क प्रोसेस आपने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पोर्टफोलियो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आई सोल्ड लाइक 40 लोगों विदाउट शोइंग ए सिंगल पोर्टफोलियो। मेरे पास है भी नहीं ये भी फैक्ट है, क्योंकि वो मेरी रील्स देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है। जिनको टी शर्ट खरीद रही है मैं दिखा रहा हूँ, 7,500 कर रखे हैं, 6,000 रेटिंग्स हैं, जाके देख लो भाई, लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। और वहाँ पे तो चलो पोर्टफोलियो भी बहुत लंबा चौड़ा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा पोर्टफोलियो है, लेकिन यहाँ पे तो लोगो ही बेचे मैंने इतने, किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि आपका पास्ट वर्क दिखा दो। और ये भी फैक्ट है, जिसने पास्ट वर्क मांग लिया वो लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं डिफरेंट डिज़ाइनर्स को। और जिसने वर्क प्रोसेस समझ के आपको हायर कर लिया, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये क्लाइंट हाई पेइंग है, क्योंकि इसने मेरे वर्क प्रोसेस को समझ के आया है। मतलब फोटो देख के नहीं आया डिज़ाइंस के। इंटरनेट इज़ फुल ऑफ इमेजेस, आप कितने भी डाउनलोड करके अपने पोर्टफोलियो में चिपका दो, ठीक है, लेकिन प्रोसेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और अगर आपको सही में मतलब 15-20 हज़ार का भी लोगो बेचना है एज ए बिगनर, तो आप वर्क प्रोसेस दिखाइए, समझाइए पब्लिक को कि मैंने इतनी क्रिएटिविटी दिखाई तो मैं डिजर्व करता हूँ ये प्राइस। अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो आप फिर वैल्यू भी डिजर्व नहीं कर रहे ना। मैं रील्स देख रहा था जब, तो उसमें साइकिलिंग और भी फिटनेस की एक्टिविटीज यू आर डूइंग, यू आर इंटरेस्टेड। स्विमिंग करते हो आप, राइट? साइकिलिंग करते हो, तो कैसे इतना फिटनेस फ्रीक कैसे हुए आप? और इतना कह रहे हो 15-15 ऑर्डर्स हैं, ये सब है, उसके लिए कैसे टाइम निकालते हो? लाइक सब डिजाइनर्स की कहानी है, हमें घंटों कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है, ठीक है, झुक के काम करना पड़ता है, ये मजबूरी है हमारी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप कैसी भी चेयर ले लो, काम तो ऐसा ही करना पड़ता है, ऐसे, ठीक है। जब आप सालों ऐसे काम करते हो तो आपकी जो बैकबोन है उसमें प्रॉब्लम्स होनी मतलब बहुत ही नॉर्मल बात है। तो आई फील लाइक कि मुझे 31 ईयर की एज में बैक में पेन रहना स्टार्ट हो गया। तो मैंने सोचा प्रोफेशन एक साइड में है, मैं अभी अपनी बॉडी को ख़राब नहीं कर सकता। एंड मैं ओवरवेट हो गया था, मेरा वेट हो गया था 79 किलो, 79.5 हो गया था, 80 किलो ही मान लो आप। तो वो ऑब्वियसली BMI के हिसाब से काफ़ी आगे निकल गया था। तो मैंने देखा भाई हम रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। तो सबसे पहले तो टास्क है 10 किलो वेट कम करना, और ये जो बैक में जो पेन हो रहा है ना कई साल बैठने से, इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं जिम फ्रीक नहीं हूँ, मैंने सोचा क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाया, फिर मैं साइकिल लेके आया। मैंने सोचा एक अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, जब भी मैं मार्केट जाऊँगा सुबह तो मैं साइकिल से चला जाऊँगा, ठीक है, या छोटा मोटा कोई काम है जैसे बार्बर शॉप पे जाना है तो मैं साइकिल पे ऐड करूँगा। मेरी दिन में 50 कैलोरी तो एक्स्ट्रा बर्न होंगी एटलीस्ट। तो ठीक है, मैं साइकिल लेके आया, मैं 2-4 दिन साइकिल पे घूमा मार्केट में इधर उधर, मुझे बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा, ठीक है। फिर मैंने सोचा इस साइकिल को लेके 20-30 किलोमीटर जाते हैं और फिर चाय कॉफ़ी पी के आएंगे आराम से ढाबे पे सुबह सुबह। फिर मैं गया, मुझे बहुत मज़ा आया उस खेल में। फिर मैंने सोचा जो अपने टावर में जो लोग हैं यार, इनको मोटिवेट करता हूँ, उसकी साइकिल खरीद लो, अपना बढ़िया बढ़िया बात करते हुए जाएंगे। पहले तो सबसे पहले तो मुझे ही मोटिवेट किया पहले कमीशन है इनकी डीकैथलॉन वालों के साथ। हाँ, तो सबसे पहले मुझे दिलवाई साइकिल, मोटिवेट करके चलेंगे दोनों साथ में। मुझे ये नहीं लग रहा था कि कोई दूसरा लेगा साइकिल, तो मैंने इनको खूब मोटिवेट किया। फिर हम 2 साइकिल लेके आए, फिर हम दोनों राइड पे गए। तो फिर मुझे फील हुआ कि यार बहुत रिस्क है, वाइफ यार ट्रक साइड में से निकलते हैं ना तो दिक्कत होती है, वाइफ पीछे रहती है ना। तो ये साइकिलिंग करते थे पीछे आ रही है ना और उसके चक्कर में मैं गिरा भी बहुत स्पीड से, क्योंकि मेरा ध्यान ही खुद पे नहीं था, इन पे ध्यान ज्यादा था, और इन्हीं के अंदर साइकिल मार दी फुल भगा के और मुझे खूब चोट भी लगी उसमें। तो मैंने डिसाइड किया कि हमारे दोनों की साथ की जोड़ी तो साइकिलिंग नहीं करेगी, ठीक है। फिर मैंने मोटिवेट करना शुरू किया, मेरे ब्रदर और जो लोग हैं मेरे टावर में। एंड मैं इतना कमाल का हूँ कन्विंस करने में, मैंने 3-4 साइकिलें बिकवा दी, ठीक है, डीकैथलॉन वालों से बन गई अपनी। हाँ, 3-4 साइकिलें बिकवा दी। तो उसके बाद में अब हम 3-4 लोग हैं जो हम बढ़िया साइकिलिंग करते हैं, और हम 2 लोग हैं जो द बेस्ट साइकिलिंग करते हैं साथ में, एक नवप्रीत और एक मैं।
हम बहुत अच्छी करते हैं। अब हम कसौली करके आए, लाइक हमने कसौली मतलब यहाँ से कसौली चले कसौली, गए हाँ, साइकिल पे। हाँ। 110-120 किलोमीटर की हिल राइड करी, तो उसमें लगभग हमें 10 घंटे लग गए। वो इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब इतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाली राइड थी कि उसने पूरा सब कुछ निकाल दिया हमारा एक दिन के अंदर। मतलब लिटरली माई बॉडी वेट ड्रॉप्ड लाइक 1.5 kg उसके बाद में, सिर्फ 12 घंटे की साइकिलिंग के बाद में, और वो परमानेंट वहीं पे रुक रहा है। और अगर आप हेल्दी एक्टिविटी नहीं करोगे ना तो धीरे धीरे आपकी बॉडी तो जवाब देने लग जाएगी, तो ये भी ज़्यादा दिन साथ नहीं देता है। फिर आप खुद ही फील करने लग जाओगे भाई उम्र हो गई है ना। तो ये तो खैर डिज़ाइनर जब तक जवान रहता है, जब तक वो, देखो डिजाइनिंग में भी आपकी जवानी और आपकी क्रिएटिविटी तभी तक दिखती है जब यहाँ पे कुछ और, मतलब बॉडी थोड़ी एक्टिव हो। आप दर्द में बैठ के डिजाइन बना रहे हो, फिर क्या ही बनेगा, किसका बिकेगा माला। एग्जैक्टली। तो हेल्थ तो सबसे पहला है, उसके बाद में दूसरी चीजें आती हैं। लास्ट में जाते जाते आपको आपकी जर्नी में जो हेल्प की है, आपकी जर्नी का तो समझ गया, भाई साहब का ही यूट्यूब चैनल, भाई का ही सब कुछ। आपका क्या रहा यूट्यूब चैनल्स जो जिसने आपको हेल्प किया आज जो आप बने उसके लिए? देखो सबसे पहले ना यूट्यूब के ऊपर जो सबसे बेस्ट चैनल था फोटोशॉप सीखने के लिए वो ट्यूटविड था। मैंने उसी से सीखा। उसके बाद में मैंने GFX मेंटोर की चैनल्स को पूरा देखा, पूरा एक निचोड़ दिया। हाँ, ग्राफिक्स से रिलेटेड मैंने सब सीखा है वहाँ से। फिर मैंने जब ये दोनों चीज़ पूरी हुई तो मैंने सोचा क्यों ना इलस्ट्रेटर को एडवांस लेवल पे सीखा जाए, क्योंकि मुझे इलस्ट्रेटर से पैसा बन रहा था तब। तो मैंने लिंक्डइन लर्निंग पे सिंपली, जो उनका 1000 रुपये का था उस टाइम पे, इसका नाम लिंक्डइन लर्निंग नहीं था, lynda.com था। बाद में लिंक्डइन ने इसको खरीदा और लिंक्डइन लर्निंग इसको नाम दिया, और वहाँ से मैंने वो 1000 रुपये का कोर्स बाई कर रखा था, मतलब सब्सक्रिप्शन मंथली, और मैंने 1 साल तक वो सब्सक्रिप्शन रखा था। और मैंने हर ट्यूटोरियल, कलर थ्योरी से लेके एडवांस इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और भी बहुत सारी चीज़ें, बेसिक्स ऑफ ग्राफिक्स डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइनिंग, सब वहाँ पे वो मेरे ख्याल में 12,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से सब सीख लिया था यूट्यूब पे। लाइक अगर आपको जैसे और सीखना है, पैकेजिंग डिज़ाइन सीखना है, एबिकोनिक है, लाइक अगर आपको लोगो डिज़ाइन सीखना है बहुत डिटेल में, मोहम्मद अशरफ है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं। लेकिन मैंने जो बताए ये बेस्ट चैनल हैं, आप इनको यूटिलाइज करके डिज़ाइनर तो डेफिनेटली बन जाओगे। सो अब इसको कंक्लूड करते हैं। काफ़ी लंबा, बट लंबा नहीं कहूँगा, काफ़ी एंगेजिंग पॉडकास्ट था, इसलिए टाइम का पता ही नहीं चला। और आपने इनवाइट किया, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गाइज। और आपसे तो एक और पॉडकास्ट बाकी है अभी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, द बेस्ट वाली फीलिंग आई है। थैंक यू।